इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल या राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में तो हम राजस्थान के जो राज्यपाल है उससे संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद को शॉर्ट ट्रिक में याद करेंगे, और दूसरे पार्ट में हम राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको पढ़ेंगे और राजस्थान के राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद है उनको शॉर्ट ट्रिक से पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 153। कौन सा है? आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 में कहा गया है, एक तो दो चीजें कही गई है। एक तो कहा गया है राज्यपाल के पद के बारे में, दूसरी क्या कहा गया है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो आर्टिकल 153 में क्या दो चीजें कही गई है? पहला तो क्या कहा गया है, राज्यपाल के पद के बारे में, और दूसरा कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये कहा गया है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो आर्टिकल 153 को कैसे लिखेंगे? 1 5 3। तो एक का पहला अक्षर एक, पांच का क्या है पा, और ती का तीन। तो एक पा ती। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल क्या आएगा? पांति आएगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो यही कहा गया है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 153 में। तो आर्टिकल 153 में क्या कहा गया है? हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और राज्यपाल के पद के बारे में भी कहा गया है। तो आर्टिकल 153 में क्या कहा गया है? एक पांति। तो एक राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल पांति आएगा, मतलब हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये कहा गया है आर्टिकल 153 में। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 154। तो 154 में क्या कहा गया है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो 154 को क्या लिखेंगे? 5 और 4। 5 का पहला वर्ड है प, और 4 का पहला वर्ड है चा। प और चा। तो पचाने में, मतलब पचाने में क्या चाहिए होती है? अपन किसी भी चीज को खाते हैं तो उसको पचाते हैं। तो पचाने के लिए क्या चाहिए होती है? शक्ति। तो पचाने के लिए क्या चाहिए होती है? शक्ति। तो मतलब पचाने के कार्य के लिए क्या चाहिए होती है? शक्ति। तो 5 4 में क्या है? 5 4 मतलब आर्टिकल 154 में क्या कहा गया है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 155। 155 में क्या कहा गया है? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कौन से आर्टिकल में कहा गया है? वह है 155 में। तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहा गया है आर्टिकल 155 में। तो इसको कैसे याद करेंगे? 155 को लिखेंगे 5 5। तो पांच पांडव किनके थे? वो थे माता कुंती के। कुंती में क्या आ रहा है? क और त आ रहा है। तो और नियुक्ति में भी क्या आता है? क और त वर्ड आता है। तो इस टाइप से याद रख सकते हैं। 5 पांडव किनके थे? माता कुंती के। तो आर्टिकल 155 है वो किससे संबंधित है? नियुक्ति से। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 156। तो 156 किससे संबंधित है? राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। कार्यकाल को क्या भी कहा जाता है? पदावधि। तो आर्टिकल 156 किससे संबंधित है? राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। तो इसको याद करना तो बहुत सरल है। तो 156 में क्या है? 56। तो 56 जो अकाल था, वो 56 अकाल के बारे में तो राजस्थान के सभी लोग जानते हैं। तो 56 अकाल याद रखना है। तो कार्यकाल में भी क्या आ रहा है? काल। और अकाल में भी क्या आ रहा है? काल आ रहा है। तो 56 क्या है? अकाल। तो मतलब आर्टिकल 156 में क्या कहा गया है? राजस्थान के कार्यकाल के बारे में कहा गया है। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 157। आर्टिकल 157 में क्या कहा गया है? राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में कहा गया है। तो आर्टिकल 157 में कहा गया है राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में। तो जो अपन जब 57 लिखते हो तो हिंदी में कैसे लिखते हैं? 57। तो 57 में क्या आता है? वर्ड सत्ता। और सत्ता किसे मिलती है? जो योग्य होता है उससे क्या मिलती है? सत्ता। तो सत्ता किसे मिलती है? जो योग्य होता है उससे ही मिलती है सत्ता। तो आर्टिकल 157 में क्या कहा गया है? योग्यताओं के बारे में। तो ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 158। आर्टिकल 158 में क्या कहा गया है? राज्यपाल बनने की शर्त के बारे में कहा गया है। तो आर्टिकल 158 में कहा गया है राज्यपाल बनने की शर्त के बारे में। तो इसको ऐसे याद करेंगे, शर्त। शर्त से मिलता जुलता शब्द क्या है? अर्थ। ठीक है, अर्थ का क्या आ गया? 8। तो 58, 1 5 8, मतलब 158 में क्या हो गया? अर्थ। अर्थ से मिलता जुलता शब्द हो गया शर्त। तो आर्टिकल 158 में क्या है? राज्यपाल बनने की शर्त के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 159। 159 में किसके बारे में कहा गया है? राज्यपाल की शपथ के बारे में कहा गया है। तो आर्टिकल 159 में कहा गया है राज्यपाल की शपथ के बारे में। तो इसके लिए क्या वर्ड याद रखेंगे? वो है नौ पथ। क्या याद रखेंगे? नौ पथ। तो आर्टिकल 159 में क्या आता है? नौ आता है आर्टिकल 159 में। इसमें किसके बारे में कहा गया है? पथ, यानी शपथ के बारे में। तो आर्टिकल 159 में किसके बारे में कहा गया है? शपथ के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 161।
161 में किसके बारे में कहा गया है? राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 161 में कहा गया है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि कोई भी क्षमा मांगता है तो है ना, क्षमा कितनी बार मिलती है? सिर्फ एक बार मिलती है। ऐसे नहीं कि बार बार गलतियां करता जाए और क्षमा मांगता जाए। तो क्षमा सिर्फ कितनी बार मिलती है? एक बार। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो क्षमा कितनी बार मिलती है? सिर्फ एक बार मिलती है। सिर्फ से क्या आ गया? 6, ठीक है, और एक से क्या आ गया? एक। तो सिर्फ एक यानी 6 एक। तो आर्टिकल 161 में क्या कहा गया है? राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 में किसके बारे में कहा गया है? कि ये कहा गया कि राज्यपाल किसी कार्य के लिए मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद से सलाह ले सकता है। तो आर्टिकल 163 में कहा गया है राज्यपाल किसी कार्य के लिए मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद से सलाह ले सकता है। उसके बारे में कहा गया है आर्टिकल 163 में। तो इसको कैसे याद रखेंगे? 163 उसमें क्या आ रहा है? 6 और 3। तो 6 का पहला वर्ड 6 और 3 का पहला वर्ड 3, ठीक है। तो छंत्री, छंत्री से क्या हुआ? मंत्री, ठीक है। तो मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद के बारे में किसके कौन से आर्टिकल में कहा गया है? वो कहा गया है आर्टिकल 163 में। 163 में किसके बारे में कहा गया है? कि मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद से वो सलाह ले सकता है राज्यपाल। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 165। 165 में कहा गया है कि राज्यपाल महाधिवक्ता, किसकी? महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो आर्टिकल 165 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्यपाल महाधिवक्ता की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। तो इसको कैसे याद करेंगे कि तो महाधिवक्ता को क्या कहा जाता है? एडवोकेट जनरल कहा जाता है। तो महाधिवक्ता को क्या कहा जाता है? एडवोकेट जनरल। अगर तो इसको कैसे याद करेंगे कि जब हम अगर हमारे पे कभी काम पड़ जाए एडवोकेट करने का, तो एडवोकेट की फीस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो एडवोकेट करने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए, बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि एडवोकेट की फीस बहुत ज्यादा होती है। तो एडवोकेट करने के लिए क्या चाहिए? पैसे। तो पैसे से क्या गया? 65, 65, ठीक है। तो आर्टिकल 165 में किसके बारे में कहा गया है? एडवोकेट जनरल के बारे में, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 174। 174 में क्या कहा गया है? कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाता है और उसे भंग भी कर सकता है। तो ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 174 में कहा गया है कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाता है और उसे भंग भी कर सकता है। तो 174 1 7 4। तो 7 से तो क्या आ गया? सत्र, और 4 से क्या आ गया? चालू। तो सत्र को चालू और बंद करने का कार्य कौन से आर्टिकल के तहत करता है राज्यपाल? वो है आर्टिकल 174, सत्र को चालू तथा बंद करने का कार्य। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 213। कौन सा है? आर्टिकल 213। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है? कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? वो है आर्टिकल 213 के तहत। तो राज्यपाल अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? वो है आर्टिकल 213। तो इसको कैसे याद करेंगे? 213, 2 फिर 13, 213 आदेश। क्या है? 213 आदेश, मतलब आर्टिकल 213 में क्या जारी करता है? अध्यादेश। तो ये क्या हो गया? राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद है उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर लिया है। तो इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आर्टिकल 153, 153 में क्या है? 5 3। तो 5 और 3, तो 5 3। तो हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल 153 में। आर्टिकल 154 में 5 4, 50, बचाने के लिए क्या चाहिए होती है? शक्ति। तो आर्टिकल 154 में क्या है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। आर्टिकल 155, 155 में क्या है? 5 पांडव। 5 पांडव किनके थे? माता कुंती के। तो वो आर्टिकल 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 156। 156 में क्या था? छप्पनिया अकाल। तो छप्पनिया अकाल तो क्या हो गया? राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में है, कार्यकाल के बारे में कहा गया है 156 में। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 157। 157 में किसके बारे में कहा गया है? तो सत्ता, सत्ता किसे मिलेगी? जो योग्य होगा। तो आर्टिकल 157 में राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 158, 58 में 8 आ रहा है। 8 का क्या हो गया? अर्थ, अर्थ से मिलता जुलता है शर्त। तो राज्यपाल बनने की शर्तें किसमें है? आर्टिकल 158 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 159। इसके लिए हमने कौन सा वर्ड याद किया था? नौ पथ। तो 9 से आर्टिकल 159 आ गया, और पथ से क्या है? राज्यपाल बनने की शपथ। तो आर्टिकल 159 में क्या है? राज्यपाल बनने की शपथ। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 161। 161 में क्या है? सिर्फ एक। तो सिर्फ एक बार क्या मिलती है? तो 161, 61 में ये क्या आ गया? 6, और ये क्या आ गया? 1। तो 6 1 मतलब सिर्फ एक, सिर्फ एक बार क्या मिलती है? क्षमा। तो इसमें क्या है? राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां हैं। आर्टिकल 161 में क्या है? राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 163। तो 6 3 छंत्री, छंत्री क्या है? तो आर्टिकल
163 मतलब क्या हो गया छंत्री, तो क्या है वो मंत्री और मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के इससे क्या लेगा सलाह, तो मंत्री तथा मुख्यमंत्री से क्या लेगा सलाह लेगा राज्यपाल आर्टिकल 163 के तहत। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 165, पैंसठ यानी पैसे, तो एडवोकेट करने के लिए क्या चाहिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, तो 165 के अंतर्गत क्या है एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 174, 7 और 4, 7 से क्या हो गया सत्र और 74 मतलब 4 से क्या हो गया चालू, तो सत्र को चालू और बंद करने का काम करेगा राज्यपाल कौन से आर्टिकल 174 के तहत। नेक्स्ट आर्टिकल 213, कौन सा है 213, तो 213 आदेश, तो आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल क्या करेगा अध्यादेश को जारी करेगा। तो इस टाइप से ये शॉर्ट ट्रिक से हमने तो याद कर लिए कौन से राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद। अब राज्यपाल से संबंधित अन्य पॉइंट जो पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट वो देखते हैं और फिर राजस्थान के राज्यपाल के बारे में भी देखेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले देखते हैं राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं वो आते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद। तो राज्य की कार्यपालिका में आते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद आते हैं। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है वो होता है राज्यपाल, मतलब संविधान में सबसे प्रधान किसे माना गया है राज्य की कार्यपालिका का, वो माना गया है राज्यपाल को। तो राज्य की कार्यपालिका का जो एकदम प्रधान किसको माना गया है संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार तो माना गया है राज्यपाल को। तो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। नेक्स्ट हमें राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है वो करता है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है 5 वर्ष का होता है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वह अपने पद पर कब तक रह सकता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है, लेकिन सामान्यतः उसका कार्यकाल कितना है 5 वर्ष का। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है वो देता है राष्ट्रपति को, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यपाल बनने की जो योग्यताएं कौन कौन सी है, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए जब वो जाके राज्यपाल बन सकता है, तो वह देखता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सबसे पहली आई। फिर कितनी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, तो ये याद रखना ये पूछा जाता है राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु पूरी करनी जरूरी है, वो है 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु पूरी करेगा तभी वो राज्यपाल पद के लिए योग्य होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है वह केंद्र या राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, अगर अभी है तो उसे वो पद छोड़ना पड़ेगा, तो वो केंद्र या राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये तो क्या है राज्यपाल बनने की योग्यता है। पहली तो क्या है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो, तीसरा है वो किसी लाभ के पद पर नहीं हो, फिर वो राज्य या केंद्र की विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये तो हो गई योग्यताएं। अब ये आ गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है हर एग्जाम में कि राज्यपाल द्वारा किन किन को नियुक्ति दी जाती है, ठीक है, तो वो पूछा जाता है। तो राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, तो ऐसे है ना पूछते हैं कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, इस टाइप से पूछते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, हाँ बिल्कुल सही है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है राज्यपाल मंत्री परिषद के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है, हाँ बिल्कुल सही है, तो राज्यपाल किसकी मंत्री परिषद के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। और लेकिन वो मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसकी सलाह के आधार पर करता है, वो है मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। नेक्स्ट है वो राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की भी नियुक्ति करता है, तो राज्य के महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है, वो करता है राज्यपाल करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यपाल आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की भी नियुक्ति करता है, आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल। तो राज्यपाल अभी तक कौन कौन से हो गए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है, राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है, आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान की जो राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, तो राजस्थान के जो राज्य वित्त पोषित यानी कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उनके जो कुलपति होते हैं यानी वाइस चांसलर, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल। तो राज्य के जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो राजस्थान की स्टेट यूनिवर्सिटी के वीसी है या कुलपति की नियुक्ति भी कौन करता है, वो क्या करता है, राज्यपाल करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना है। तो
जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उनके जो वीसी होते हैं ना, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य के जो चुनाव आयुक्त है, चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति कौन करता है? वो राज्यपाल करता है। तो कौन कौन किन किन की नियुक्ति करता है राज्यपाल, वो देखते हैं। पहला मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, दूसरा मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है, राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है, आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है, स्टेट यूनिवर्सिटी के वीसी या कुलपति की नियुक्ति करता है, और राज्य के चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राज्यपाल। ठीक है, ये तो चीजें हो गई। अब जो आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्य है, इन ये और राज्य का जो चुनाव आयुक्त है, इनकी राज्यपाल नियुक्ति तो कर सकता है, लेकिन इनको पद से वापस हटा नहीं सकता है। तो ये वाली इंपॉर्टेंट बात है, ये अभी आरएस 2023 में पूछी गई थी कि जो राज्यपाल है आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्य इनकी नियुक्ति तो कर देगा, लेकिन जब उसे पद से अगर मान लो हटाना है तो वो उन्हें हटा नहीं पाएगा। तो इनको हटाता कौन है? आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों को वो केवल और केवल राष्ट्रपति अपने पद से हटा सकता है। तो ये वाली बात अभी आरएस प्री 2023 में पूछी गई थी कि आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। करता तो कौन है? राज्यपाल। लेकिन जब उसे पद से हटाना होता है तो वो राज्यपाल उन्हें वापस नहीं हटा पाता। तो उसे पद से हटाने का काम कौन कर सकता है? वो केवल और केवल कौन कर सकता है? राष्ट्रपति द्वारा। तो आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन इनसे उन्हें पद से हटाने का कार्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा द्वारा ही होता है। और आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्य का तो आरएस में पूछा गया था। इनके अलावा जो चुनाव आयुक्त है, चुनाव आयुक्त वाला भी पूछा जा चुका है। इनकी नियुक्ति कर सकता है राज्यपाल, लेकिन इन्हें पद से हटा नहीं सकता है। किन किन को? आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों को तथा राज्य के चुनाव आयुक्त को। इनकी नियुक्ति तो कर देगा, लेकिन इन्हें पद से हटा नहीं पाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ राइट रॉन्ग वाले कथन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं बार बार, तो इनको देख लेते हैं। तो ये कथन दिया गया है, राइट या रॉन्ग बताना है। ठीक है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नहीं, तो मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह जरूर लेता है, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति करता है। तो ये वाला प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। आपसे ऐसे पूछ लेते हैं कि ना कौन सा कथन गलत है। तो राज्यपाल नियुक्ति किन किन की करता है, और 3-4 ऑप्शन दे देते हैं, उसमें एक ये डाल देते हैं कि वो राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये कथन गलत है, राज्यपाल नहीं करता है। तो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना है कि जो मुख्य न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की सलाह लेता है, लेकिन कर्ता नियुक्ति कौन है? राष्ट्रपति करता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति करता है। तो ये कथन सही है या गलत है, ये बताना है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति नहीं करता है राज्यपाल, केवल और केवल स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर में जो भी यूनिवर्सिटियां आती है उनके कुलपति की नियुक्ति करता है। स्टेट क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं, उसके कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। तो ये कथन गलत है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति करता है? नहीं, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति नहीं कर पाता, केवल और केवल स्टेट यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्तियां करता है। जैसे आपसे ना एक बार प्रश्न पूछा गया था, कुछ निम्न में से किस यूनिवर्सिटी की कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करेगा? तो एक तो दे दिया है, मान लो जेएनयू दे दिया, एक दे दिया राजस्थान यूनिवर्सिटी दे दिया, एक दे दिया महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी दे दिया, और एक दे दिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी किशनगढ़। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपनी कहाँ है? किशनगढ़ अजमेर में है। तो किशनगढ़ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करेगा। बाकी जो ये स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, जैसे जेएनयू हो गई, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई, गंगा सिंह यूनिवर्सिटी हो गई, तो इन सभी के जो कुलपति है इनकी नियुक्तियां राज्यपाल करता है। तो इसको हम देख लेते हैं कि राज्यपाल केवल स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति करता है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। तो ये याद रखना है अपन को। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला राइट रॉन्ग बताना है क्या है। तो राज्यपाल आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है, इतना तो सही है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है, और उन्हें पद से हटा भी सकता है। नहीं, उन्हें राज्यपाल अपने पद से हटा नहीं सकता है। उन्हें हटाने के लिए किसकी आज्ञा लेनी होती है? राष्ट्रपति की।
तो इनकी नियुक्ति तो आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति तो कौन कर सकता है? राज्यपाल। लेकिन उन्हें पद से हटाएगा कौन? वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति अपने पद से हटा सकता है। तो ये कथन क्या हो गया? ये कथन हो गया रॉन्ग। तो आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति तो कर सकता है राज्यपाल, लेकिन उन्हें पद से हटा नहीं सकता। और उन्हें हटाता कौन है पद से? वो केवल राष्ट्रपति अपने पद से हटा सकता है। ये वाला प्रश्न अभी आरएस 2023 में पूछा गया है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यपाल राज्य की सभी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति, कुलाधिपति मतलब चांसलर होता है। ये कथन सत्य है या असत्य बताना है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी का तो होता है कुलाधिपति, तो राज्यपाल राज्य की जो सभी स्टेट यूनिवर्सिटी है, राज्य यूनिवर्सिटी है, उनका तो कुलाधिपति या चांसलर होता ही है। लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका कुलाधिपति नहीं होता है राज्यपाल। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तो राज्यपाल स्टेट की जो राज्य की सभी स्टेट यूनिवर्सिटी का तो क्या होता है? कुलाधिपति होता है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति नहीं होता है। तो ये कुछ 4-5 बातें हैं, ये पूछी जाती है बार बार एग्जामों में, तो ये याद रखनी है। कौन कौन सी एक बार वापस देख लेते हैं कि जो राज्य के उच्च न्यायाधीश और राज्य के जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल नहीं करता है। दूसरी चीज क्या देखी है हमने कि राज्यपाल है वो स्टेट यूनिवर्सिटी के कुलपति की तो नियुक्ति कर सकता है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्यपाल है वो आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की तो नियुक्ति तो कर सकता है, लेकिन उन्हें अपने पद से हटा नहीं सकता। उन्हें अपने पद से हटा कौन सकता है? वो हटाता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यपाल है राज्य की सभी जो स्टेट यूनिवर्सिटी का तो चांसलर होता है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं होता है। ये कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यपाल के पास कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां होती है। जैसे राज्यपाल होता है वो राज्य सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष होता है। पूर्व सैनिकों के हितों के लिए जो समेकित निधि की प्रबंध समिति बनाई जाती है उसका भी अध्यक्ष होता है। राज्यपाल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी उसकी राजस्थान ब्रांच का भी क्या होता है? अध्यक्ष होता है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की राजस्थान ब्रांच का अध्यक्ष होता है। राज्यपाल स्काउट एंड गाइड राज्य की जो स्काउट और गाइड जो संस्था है उसका क्या है? संरक्षक होता है। राज्यपाल पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो कि उदयपुर में है उसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ये सब चीजें थोड़ी याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं किस आयोग की सिफारिश के आधार पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया तथा राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई। जब भारत आजाद हुआ था तब है ना राजस्थान में कौन सा पद था? राज प्रमुख पद था। पहले राज प्रमुख पद था, तो कौन सा आयोग है, कौन सी समिति, उसकी सिफारिश के आधार पर राज प्रमुख पद को तो समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद की व्यवस्था की गई। तो वो था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग इसकी सिफारिश के आधार पर राज प्रमुख जो पद है उसे समाप्त किया गया और राज्यपाल के पद को चालू किया गया। तो ये वाला प्रश्न अभी आरएस 2023 में पूछा गया है कि वो कौन सी समिति है? वो है राज्य पुनर्गठन आयोग। उसकी सिफारिश के आधार पर राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है। तो कौन से संविधान संशोधन में की गई है राज्यपाल के पद की व्यवस्था या राज प्रमुख के पद को हटाया? किस संविधान संशोधन के तहत गया है? वो है 7वें संविधान संशोधन जो कि हुआ 1956 में। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, उसके तहत राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद चालू किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के राज प्रमुख कौन रहे थे? तो एक ही राज प्रमुख थे, वो कौन थे? सवाई मानसिंह। जयपुर के महाराजा कौन थे? सवाई मानसिंह राजस्थान के क्या बने थे? राज प्रमुख। तो राजस्थान के राज प्रमुख कौन रहे थे? सवाई मानसिंह। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के जो पहले राज्यपाल बने थे वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। और कब बने थे? 1956 में बने थे। तो राजस्थान के जो पहले राज्यपाल थे वो थे गुरुमुख निहाल सिंह और वो बने थे 1956 में राज्यपाल बने थे। तो यही देखते हैं हम राजस्थान के राज्यपालों के बारे में देखते हैं। राजस्थान के जो पहले राज प्रमुख कौन थे? राज प्रमुख एक ही थे, वो थे सवाई मानसिंह। राजस्थान के जो पहले राज्यपाल थे, राज्यपाल कौन थे? वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के पहले राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह और वो राज्यपाल कब बने? 1956 में। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरे राज्यपाल संपूर्णानंद। तीसरे राज्यपाल थे सरदार हुक्म सिंह। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल। पहली महिला राज्यपाल थी प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट राजस्थान के राज्यपाल जिनका उनके पद पर रहते हुए निधन हो गया वो थे दरबारा सिंह का भी उनके पद पर रहते हुए निधन हुआ था। निर्मल चंद जैन
एस.के. सिंह और प्रभा राव, इन चारों का उनके पद पर रहते हुए निधन हो गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के राज्यपाल जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया। पहले तो कौन थे? मदन लाल खुराना, दूसरे थे प्रतिभा पाटिल। मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल दो ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने कि अपना पद पूरा होने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो राजस्थान में कुल कितने 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो कितनी बार? 4 बार लग चुका है। तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था ना, उस टाइम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। पहली बार जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस टाइम राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद। वो राष्ट्रपति शासन क्यों लगा था? क्योंकि विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था, मतलब सभी के पास क्या था? अस्पष्ट बहुमत के कारण लगा था पहला जो राष्ट्रपति शासन। कब लगा था? 1967 में। तो राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन लगा 1967 में। क्यों लगा? अस्पष्ट बहुमत के कारण लगा। उस टाइम राज्यपाल कौन थे? वो थे डॉक्टर संपूर्णानंद। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में जो चौथा राष्ट्रपति शासन कब लगा? 15/12/1992 से 3/12/1993 तक, मतलब लगभग 1 साल लगा था। कौन सा राष्ट्रपति शासन? वो है मतलब चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था ना, जब राज्यपाल कौन थे? वो थे चेन्ना रेड्डी। कौन थे? डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी। चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में, उस टाइम राजस्थान के राज्यपाल थे डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी। तो चौथा राष्ट्रपति शासन था वो सबसे लंबी अवधि का राष्ट्रपति शासन था। राजस्थान में सबसे लंबी अवधि का राष्ट्रपति शासन कौन सा था? चौथा राष्ट्रपति शासन था। उस टाइम जो राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी थे। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से राज्यपाल, ये कुछ प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जामों में, वो थोड़ा देख लेते हैं कि कौन से राज्यपाल थे जो कि राज्यपाल बनने से पूर्व आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं। तो आरपीएससी के सदस्य कौन रह चुके हैं? वह है रघुकुल तिलक। नेक्स्ट है कि कौन से राज्यपाल है जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसे कौन से राज्यपाल है जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? वह है बलीराम भगत। कौन है? बलीराम भगत है, वो राज्यपाल बने थे लेकिन वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है कौन से राज्यपाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन से राज्यपाल रह चुके हैं? वह है ओपी मेहरा। ओपी मेहरा क्या थे? एयर चीफ मार्शल थे। तो कौन से राज्यपाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? ओपी मेहरा, जो कि एयर चीफ मार्शल थे। कौन से राज्यपाल है जो राष्ट्रपति रह चुकी है? वह है प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्गरेट अल्वा, जो कि राजस्थान की राज्यपाल बनी थी। वो सार्क देशों की महिला विकास पर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी सभापति रह चुकी है। यूनिसेफ द्वारा दक्षिण एशियाई बच्चों के लिए जो सभा की गई थी उनकी भी सभापति रह चुकी है। दक्षिण कोरिया में महिला हिंसा के विरुद्ध जो बैठक हुई थी एस्केप, उसकी भी अध्यक्ष रह चुकी है मार्गरेट अल्वा। तो ये भी। अब हम आगे देखते हैं कि राजस्थान के जो वर्तमान राज्यपाल है, तो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वो है हरिभाऊ किशनराव बागड़े। तो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल है हरिभाऊ किशनराव बागड़े। उन्होंने राज्यपाल का पद कब ग्रहण किया? 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पद ग्रहण किया। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हरिभाऊ बागड़े है ना, वो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं ऐसे कौन से राज्यपाल है जो कि महाराष्ट्र की विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं? वो है हरिभाऊ किशनराव बागड़े। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री क्या होता है? कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राज्यपाल। और वो किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 164(1) के तहत। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और आर्टिकल 164(1) के तहत करता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री चुनता है? वो राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। आर्टिकल 164(1) के तहत करता है। बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? वो करते हैं राज्य की विधानसभा। विधानसभा होती है वो मुख्यमंत्री के वेतन तथा भत्तों का निर्धारण करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य किसके अंतर्गत लिखे गए हैं? वह है आर्टिकल 167।
आर्टिकल 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री के कर्तव्य लिखे गए हैं। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 164 के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। तो आर्टिकल 164 में लिखा तो ऐसा गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल की मर्जी तक अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है। लेकिन वास्तविक स्थिति में, यथार्थ स्थिति में क्या होता है कि मुख्यमंत्री सदन में बहुमत होने तक अपने पद पर बना रह सकता है। जब तक मुख्यमंत्री और उनके दल के पास बहुमत है तो तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। जब सत्तारूढ़ दल सदन में अपना बहुमत खो देता है तो उसके विरुद्ध क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ जाता है। जब वो उनके पास बहुमत नहीं होता तो वो क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है और उन्हें अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपके जो प्रश्न पूछा जाता है मेनली वो कहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से, राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो एकीकरण से पूर्व जब प्रारंभिक राजस्थान था, तो राजस्थान का निर्माण हो रहा था एकीकरण से पूर्व, तो राजस्थान में क्या लोकतांत्रिक सरकार बनी थी। तो उनके मुख्यमंत्री है, इसका एक बार प्रश्न पूछा गया था, तो इसको देख लेते हैं। तो मत्स्य संघ जब बना था तो उसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे शोभाराम कुमावत। किन्हें? शोभाराम कुमावत को बनाया गया था मत्स्य संघ का मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, राजस्थान संघ जब बना था तो उसके मुख्यमंत्री बने थे गोकुल लाल असावा। कौन थे? गोकुल लाल असावा। नेक्स्ट है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान बना था तो उसके मुख्यमंत्री थे कौन? माणिक्य लाल वर्मा। तो ये प्रश्न पूछा गया था एक बार कि निम्न में से कौन लोकतांत्रिक सरकारों के मुख्यमंत्री रहे थे। तो वह है शोभालाल कुमावत, गोकुल लाल असावा और माणिक्य लाल वर्मा। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान के जो पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, वो बने थे हीरालाल शास्त्री। कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने थे। बाद में केंद्र सरकार द्वारा एक आईसीएस ऑफिसर को नियुक्त किया गया था, वो थे CS वेंकटाचारी। क्या है? CS वेंकटाचारी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा CS वेंकटाचारी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। तो अभी ये RS में प्रश्न पूछा गया था कि CS वेंकटाचारी निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं है। हाँ, तो ये निर्वाचित नहीं थे क्योंकि उन्हें नियुक्त किया गया था, तो ये कथन सही था। तो वो CS वेंकटाचार्य निर्वाचित नहीं है, उन्हें क्या किया था? नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर मुख्यमंत्री कौन बने? वो बने जयनारायण व्यास। कौन बने? जयनारायण व्यास। तो ये जो पहले तीनों थे, कौन से? हीरालाल शास्त्री हो गए, दूसरे कौन? वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास। ये तीनों निर्वाचित नहीं थे, ये क्या थे? नियुक्त या मनोनीत थे। ये तीनों क्या थे? नियुक्त थे। हीरालाल शास्त्री हो गए, CS वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास, ये तीनों क्या थे? नियुक्त थे। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे? वो बने थे टीकाराम पालीवाल। कौन? टीकाराम पालीवाल बने थे राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हो गए? वो हो गए टीकाराम पालीवाल। तो जब 3 मार्च 1952 को क्या पहली लोकतांत्रिक सरकार बनी थी, राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक सरकार कब बनी थी? 3 मार्च 1952 को। तब जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे टीकाराम पालीवाल, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री। बाद में क्या हुआ? टीकाराम पालीवाल के क्या है कि केयर टेकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। तो इनकी क्या हुई? बाद में केयर टेकर सरकार थी, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ और फिर उन्हें इस पद से हटना पड़ा। तो टीकाराम पालीवाल बाद में इस पद से हट गए, मुख्यमंत्री के पद से। तो और बाद में क्या बन गए? वो उप मुख्यमंत्री। किसकी सरकार में? जयनारायण व्यास की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने टीकाराम पालीवाल। तो पहले तो वो मुख्यमंत्री थे, फिर मुख्यमंत्री से वो नीचे वाले पद पे आ गए, उप मुख्यमंत्री पे। तो ऐसे एकमात्र जो मुख्यमंत्री, जो पहले तो मुख्यमंत्री थे लेकिन बाद में क्या बन गए? उप मुख्यमंत्री, मतलब वो नीचे वाले पद पे आ गए, ठीक है। तो वो क्या हो गए? वो कौन से थे? वो थे टीकाराम पालीवाल। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो पहले तो मुख्यमंत्री बने और बाद में क्या बने? उप मुख्यमंत्री, वो थे टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। तो 4 जो बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे राजस्थान में? मोहनलाल सुखाड़िया। उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। फिर देखते हैं, 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले कौन कौन थे? वो थे हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत और
अशोक गहलोत। ठीक है, तो हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत ये तीनों तीन तीन बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। कौन कौन से? हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और तीसरे हो गए अशोक गहलोत। ये तीनों तीन तीन बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। और 4 बार कौन है? वो है मोहनलाल सुखाड़िया। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा? वो है मोहनलाल सुखाड़िया का। लगभग लगभग 17 वर्षों तक उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया। सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा? वो है हीरालाल देवपुरा। सबसे छोटा कार्यकाल रहा हीरालाल देवपुरा, वो मात्र 16 दिन के लिए ही मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए उसे क्या होना है? राज्य की विधायिका के दोनों में सदनों में से किसी एक सदस्य का सदस्य होना आवश्यक है। तो राज्य की जो विधायिका है उसके दोनों सदन है, एक तो हो गया राज्य विधानसभा और दूसरा हो गया विधान परिषद। उन दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना आवश्यक है। तो राजस्थान में तो केवल क्या है? विधानसभा है, विधान परिषद है नहीं। तो उसे किसका सदस्य होना आवश्यक है? विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक है। तो और जहां पे विधान परिषद होता है तो वहां पे या तो विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए राज्य विधायिका की दोनों सदनों में से किसी एक सदन है उसका सदस्य होना क्या है? आवश्यक है। तो ये क्या है? यदि वह शपथ लेते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, यदि शपथ लेते टाइम किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो क्या करना होता है? उसे 6 माह के भीतर चुनाव करवा करके विधायक निर्वाचित होना आवश्यक है। तो 6 माह के भीतर उसे क्या है? एमएलए निर्वाचित होना क्या है? आवश्यक है, या उसे विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना आवश्यक है। कितने? 6 माह के अंदर अंदर। तो जब भैरव सिंह शेखावत पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे और जगन्नाथ पहाड़िया, ये दो ऐसे एग्जाम्पल है जो कि जब इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे। बाद में इन्होंने चुनाव में जीत करके 6 महीने के अंदर विधानसभा के सदस्य बने थे। तो ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1977 में जब भैरव सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो वह विधायिका के सदस्य नहीं थे, विधानसभा के सदस्य नहीं थे। बाद में उन्होंने चुनाव जीत करके 6 माह के अंदर अंदर विधानसभा के सदस्य बने, तभी वो मुख्यमंत्री पद के लिए पात्र हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं भैरव सिंह शेखावत ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे जो कि मुख्यमंत्री की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था। तो ऐसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट देखते हैं जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत, ये दोनों मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं थे। तो ऐसे कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं जो कि मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्री परिषद में किसी भी मंत्री के पद पर कार्यरत नहीं थे? वो है जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत, ये दोनों। नेक्स्ट देखते हैं हम राजस्थान के मुख्यमंत्री जिन्होंने बाद में जाकर राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। तो राज्यपाल के रूप में भी कार्य करने वाले कौन कौन थे? वो थे मोहनलाल सुखाड़िया, वो कहाँ के राज्यपाल बने? आंध्र प्रदेश के। शिवचरण माथुर कहाँ के बने? आसाम के। जगन्नाथ पहाड़िया कहाँ के बने? बिहार के। हरिदेव जोशी कहाँ के बने? असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल इत्यादि के राज्यपाल बने। तो राज्यपाल के रूप में कार्य किन्होंने किया? मोहनलाल सुखाड़िया ने, शिवचरण माथुर ने, जगन्नाथ पहाड़िया ने, हरिदेव जोशी, इन सभी ने किसके रूप में भी कार्य किया था? इन सभी ने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था, इन सभी मुख्यमंत्रियों ने। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? तो वह है 4 बार। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? कितने? 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है राजस्थान में। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 1967 में। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन हुआ 1977। तीसरी बार कब हुआ? 1980। और चौथी बार 1992 में। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा राजस्थान में? 1967 में। दूसरी बार 1977, तीसरी बार 1980 और चौथी बार 1992 में। तो पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में तो मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तो मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी। तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा 1980 में जब मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा 1992 में जब मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। तो भैरव सिंह शेखावत 2 बार
मुख्यमंत्री थे जबकि राष्ट्रपति शासन लगा। और हरिदेव जोशी कब थे? 1900 दूसरे राष्ट्रपति शासन में मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब 1975 की इमरजेंसी आपातकाल लगा था उस टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे हरिदेव जोशी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 2023 में ही दो एग्जामों में पूछ लिया है। 2022-23 में दो एग्जामों में ये आ गया है। तो एक आरएस में आया था और एक किसी शायद सेकंड ग्रेड में आया था। तो 1975 की जब इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था पूरे देश में, तब राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी। तो 1975 की इमरजेंसी के टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। नेक्स्ट है कि जगन्नाथ पहाड़िया। तो राजस्थान के पहले अनुसूचित जनजाति के मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया आपने अभी देखा था, वो जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी उन्होंने, तो वह विधानसभा के सदस्य नहीं थे। वो कहाँ के सदस्य थे? लोकसभा के। और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें राज्य वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत थे कौन? जगन्नाथ पहाड़िया। तो शपथ लेते टाइम क्या है, वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। शपथ लेते समय वह विधानसभा के सदस्य नहीं थे। फिर उन्होंने क्या किया, बाद में चुनाव लड़कर के विधानसभा के सदस्य बने थे जगन्नाथ पहाड़िया। तो तभी वो मंत्री बनने के योग्य हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा पर बयान देने के कारण कौन से मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा था? वो थे जगन्नाथ पहाड़िया। तो महादेवी वर्मा पर इन्होंने एक बयान दे दिया था जिसके कारण इन्हें त्याग पत्र देना पड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं कौन से मुख्यमंत्री बाद में भारत के उपराष्ट्रपति बने? वो है भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत बाद में जाकर के भारत के उपराष्ट्रपति बने। नेक्स्ट है राजस्थान के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला खां। राजस्थान के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने थे? वो है बरकतुल्ला खां। मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा त्याग पत्र देने पर इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा त्याग पत्र देने पर किन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था? वो है बरकतुल्ला खां को। तो बरकतुल्ला खां को मुख्यमंत्री कब बनाया गया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने जब त्याग पत्र दे दिया था तो बरकतुल्ला खां को मुख्यमंत्री बनाया गया था और वो राजस्थान के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? वसुंधरा राजे। जब वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, कब बनी थी? वह दिसंबर 2003 में। कब बनी थी? दिसंबर 2003 में। तो वसुंधरा राजे अभी तक 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है। तो पहली बार कब बनी थी? वो है दिसंबर 2003 में बनी थी मुख्यमंत्री। नेक्स्ट देखते हैं कि एक बार ये प्रश्न अभी पूछा गया है कि अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? वह है दिसंबर 1998 में। तो 1998 में कौन बन गए? अशोक गहलोत। फिर कौन बन गई 2003 में? वसुंधरा राजे। फिर ऐसे 1998 से ऐसे ही चल रहा है, 1998 में अशोक गहलोत, फिर 2003 में वसुंधरा राजे, फिर इस टाइप से एक को छोड़ के एक चल रहा है अभी तक। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के कौन से सीएम मनोनीत तथा निर्वाचित दोनों रह चुके हैं? वो है जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास ऐसे मुख्यमंत्री है जो कि मनोनीत भी रह चुके हैं और निर्वाचित भी रह चुके हैं मुख्यमंत्री। नेक्स्ट हम देखते हैं एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री है जो कि लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? तो वह हरिदेव जोशी नहीं रहे, भैरों सिंह शेखावत लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, बरकतुल्ला खां वो भी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि लोकसभा के सदस्य कौन रह चुके हैं? वह टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। अगला प्रश्न है राज्य मंत्री को अपने विभाग से संबंधित शाखाओं से संबंधित कार्य उपमंत्री को सौंपने के लिए किसका अनुमोदन लेना आवश्यक होता है? तो राज्य मंत्री है उसको अपने विभाग के कार्य उपमंत्री को सौंपने के लिए किसका अनुमोदन लेना होता है? वो है मुख्यमंत्री का। तो मुख्यमंत्री का अनुमोदन लेकर के ही राज्य मंत्री अपने विभाग के कार्य उपमंत्री को सौंपता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये तो हो गया मुख्यमंत्री। अब हम देखते हैं मंत्री परिषद। क्या है मंत्री परिषद? मंत्री परिषद में सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 164(2) के अनुसार मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति। तो राजस्थान का मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति।
किस आर्टिकल के तहत? 164 दो आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनना है जो कि राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं है, तो राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं है तो क्या करना होता है? उसे 6 माह के अंदर अंदर विधान मंडल का सदस्य बनना होता है। या तो विधानसभा का बन जाए या विधान परिषद का बन जाए। राजस्थान में केवल विधानसभा है तो उसे विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है 6 माह के अंदर अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं, कौन से संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद का आकार तय किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन से संविधान संशोधन में मंत्री परिषद का आकार तय किया गया? वो है 91वें संविधान संशोधन में, जो कि 2003 में हुआ। 91वें संविधान संशोधन में मंत्री परिषद का क्या किया गया? आकार को तय किया गया। कौन से? 91 संविधान संशोधन में। उसमें विधानसभा के मंत्री परिषद का आकार तय किया गया। कौन से? 91वें संविधान संशोधन में, जो कि 2003 में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं उनकी अधिकतम संख्या किसी राज्य में कितनी हो सकती है? तो वो होती है विधानसभा के सदस्यों की 15% तक। अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है मंत्रियों की? वो है विधानसभा के जितने भी सदस्य है उनकी 15% तक अधिकतम मंत्री हो सकते हैं किसी भी राज्य में। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा लिखा गया? ये है 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। ठीक है, तो अधिकतम संख्या कितनी हो गई? वो है 15%। किसकी? विधानसभा के सदस्यों की 15% संख्या होती है अधिकतम। तो राजस्थान में विधानसभा में कितने सदस्य है? 200 का 15% कितना हो गया? 30%। 30 सदस्य। कितना हो गया? 30 सदस्य। तो राजस्थान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? वो होगी 30। तो राजस्थान में मंत्री परिषद है उसमें मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो गई 30, जिसमें से 29 तो क्या होंगे? मंत्री, और एक क्या होगा? मुख्यमंत्री। तो जो ये 30 संख्या है ये क्या है? मुख्यमंत्री सहित है। तो राजस्थान की जो मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो गई 30 हो गई, जिसमें से एक मुख्यमंत्री और 29 मंत्री होंगे। ये तो क्या होगी? अधिकतम संख्या। अब हम देखते हैं न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? राजस्थान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? वो है 12। 12 होगी न्यूनतम संख्या और 30 होगी अधिकतम संख्या। तो 12 में से एक तो क्या होगा? मुख्यमंत्री, और 11 क्या हो गए? मंत्री। तो राजस्थान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? 12 से 30 के बीच में। 12 से 30 के बीच में होगी मंत्रियों की संख्या राजस्थान में। नेक्स्ट हम देखते हैं, कौन सा आर्टिकल मुख्यमंत्री की नियुक्ति, वेतन, भत्ता और कार्यकाल आदि से संबंधित है? वो है आर्टिकल 164। कौन डिस्कस करेंगे? उसका नाम है राज्य विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो राजस्थान में अभी 16वीं विधानसभा का जो गठन हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे, और बाद में हम राजस्थान की जो विधानसभा है उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देखेंगे और याद करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की 16वीं विधानसभा। तो राजस्थान की जो 16वीं विधानसभा है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं वासुदेव देवनानी। कौन बने? वासुदेव देवनानी। तो राजस्थान की 16वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष या स्पीकर बने हैं वासुदेव देवनानी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 16वीं विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर किन्हें बनाया गया था? तो 16वीं विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर बनाया गया था कालीचरण सराफ। किनको? कालीचरण सराफ को 16वीं विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर बनाया गया है। तो प्रो टेम स्पीकर होता क्या है? तो ये क्या होता है? टेम्परेरी स्पीकर होता है। जब तक स्पीकर अपना जो स्थायी स्पीकर है वो अपना कार्यभार नहीं संभाल लेता तब तक उनकी जगह कौन काम करता है? प्रो टेम स्पीकर। तो ये क्या होते हैं? टेम्परेरी स्पीकर होते हैं प्रो टेम स्पीकर। तो आपके जो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम 2020 में ये पूछा गया था, उस टाइम 15वीं विधानसभा थी, तो 15वीं विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर कौन थे ये पूछा गया था। तो अभी ये 16वीं विधानसभा बन गई है तो इसके प्रो टेम स्पीकर कौन है? वो है कालीचरण सराफ। आगे हम देखते हैं राजस्थान के जो मुख्यमंत्री कौन बने हैं? वो बने हैं भजन लाल शर्मा। और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री तो डिप्टी सीएम दो लोगों को बनाया गया है। पहली तो है दिव्या कुमारी और दूसरी है प्रेमचंद बैरवा। नेक्स्ट हम देखते हैं महिला सदस्य। महिला सदस्यों की स्थिति, इस पे लगा लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आरएस प्री 2023 में भी इससे प्रश्न पूछा गया था। उस टाइम 15वीं विधानसभा थी तो 15वीं विधानसभा के बारे में पूछ लिया। और आपके जो कॉलेज लेक्चरर है 2016 उसके
एग्जाम में भी इससे प्रश्न पूछा गया था। तो महिला सदस्यों वाला अच्छे से याद करना है। 16वीं विधानसभा में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? तो कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई 16वीं विधानसभा में? वो है 20 महिलाएं। 20 महिलाएं विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई या एमएलए बनी। कितनी? 20 महिलाएं हैं वो एमएलए बनी है 16वीं विधानसभा में। तो चुनाव तो ज्यादा ने लड़ा था, जीत करके एमएलए कितनी बनी? वो है 20 महिलाएं। ठीक है, तो 20 महिलाओं में से जो 7 महिलाएं हैं वो किसकी है? अनुसूचित जाति से संबंधित है, और 2 महिलाएं हैं वो अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। तो आपके अभी आरएस प्री 2023 में जो प्रश्न पूछा गया था, उस टाइम 15वीं विधानसभा थी, तो 15वीं विधानसभा से प्रश्न पूछा गया था कि जो 15वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं अनुसूचित जाति और कितनी महिलाएं अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित हुई है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित महिलाओं की संख्या पूछी थी आरएस प्री 2023 में। तो अपन को अभी 16वीं विधानसभा आ गई है, तो इसका याद रखना है कि अनुसूचित जाति से निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी है? वो है 7, और जबकि अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित महिलाओं की संख्या है 2, और राजस्थान में कुल निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 20। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत। तो राजस्थान में कुल निर्वाचित महिलाओं की संख्या 20, उसमें से 7 महिलाएं तो किसकी है? अनुसूचित जाति की, और 2 महिलाएं हैं अनुसूचित जनजाति की। तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना है इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं 20 महिलाएं हैं, उसमें से 9 महिलाएं तो किसकी? बीजेपी से थी। 9 महिलाएं किससे थी? कांग्रेस से, और 2 महिलाएं क्या थी? निर्दलीय। तो 9 तो किसकी थी? बीजेपी की, और 9 किसकी थी? कांग्रेस की, और 2 किसकी थी? वो थी निर्दलीय। 20 विधायक बनी है महिलाएं। तो आगे हम देखते हैं राजस्थान में कितने सीटें विधानसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और तथा कितनी सीटें हैं जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें आरक्षित है उनकी संख्या कितनी है? 34, और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 25। तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 34, और जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 25। और कुल सीटें कितनी है? 200, उसमें से 34 सीटें तो किसके लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए, और 25 सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो ये याद रखना है थोड़ा। और महिलाएं कितनी निर्वाचित हुई है? 20, उसमें से 7 तो क्या है? अनुसूचित जाति की है, और 2 महिलाएं अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो आगे हम देखते हैं अब राज्य विधानसभा के बारे में। अभी तक तो हमने 16वीं विधानसभा के बारे में देखा है, अब जो राज्य विधानसभा के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। तो राज्य विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल 170 के अनुसार किसी भी राज्य में विधानसभा में न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो आर्टिकल 170 में कहा गया है कि किसी राज्य में जो न्यूनतम विधानसभा सदस्य कितने हो सकते हैं? 60, और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 500। तो किसी भी राज्य में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या किसके बीच में होगी? 60 से लेकर के 500 के बीच में होगी। लेकिन इसके अपवाद भी है, जहां पे ऐसे राज्य है जहां के विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम है। अनुच्छेद 170 में यह कहा गया है कि होनी कितनी चाहिए? 60 से लेकर के 500 के बीच में। लेकिन कुछ अपवाद भी है जहां पे 60 से कम है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अपन को ये चीज याद रखनी है कि राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राजस्थान की विधानसभा में सदस्यों की संख्या है वो है 200। राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 200 है। तो ये चीज याद रखनी है कि राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 200। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान की जो पहली विधानसभा है वो कब बनी थी। तो पहली विधानसभा का गठन हुआ था 1952 में, गठन हुआ था 1952 से 1957 तक रही थी। तो राजस्थान की पहली विधानसभा कब से कब तक थी? वो है 1952 से 1957 तक। पहली विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो राजस्थान की जो पहली विधानसभा थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 160। वर्तमान में तो कितनी है? 200। लेकिन पहली विधानसभा थी ना, उस टाइम सदस्यों की संख्या थी 160। और ये 160 संख्या किसने निर्धारित की थी? ये निर्धारित की थी परिसीमन आयोग ने। तो 160 जो सदस्यों की संख्या थी पहली विधानसभा में, वो किनके द्वारा निर्धारित थी? वो थी परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित थी। नेक्स्ट हम देखते हैं पहले विधानसभा चुनाव कब हुए राजस्थान में? 1952 में। तो राजस्थान में पहले विधानसभा चुनाव हुए 1952 में। उन विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो कौन सी थी? कांग्रेस। कांग्रेस ने 160 में से 82 सीटें जीत ली थी उस चुनाव में। फिर कांग्रेस के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी राम राज्य परिषद। ये प्रश्न पूछा गया एक बार कि कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी राम राज्य परिषद।
नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में पहली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, वो थे नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान में जो पहली विधानसभा है उसके अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। और और पहली विधानसभा के उपाध्यक्ष थे वो थे लाल सिंह सक्तावत। तो पहली विधानसभा के अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी और पहली विधानसभा के उपाध्यक्ष थे लाल सिंह सक्तावत। अब हम आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बार पूछा जाता है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या। तो अब हम देखते हैं जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ कब, 1952 में जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, तब विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 160। तो 160 थी जब 1952 में। तो इसको हम देखते हैं, जब 1952 में जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ था तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, वो थी 160 थी। तो पहले विधानसभा चुनाव 1952 में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी, 160। जब दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ, दूसरा विधानसभा चुनाव कब हुआ, 1957 में। उस टाइम यह संख्या 160 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई, 176। तो दूसरे विधानसभा चुनाव में यह संख्या कितनी कर दी गई, 176 कर दी गई। जब चौथा विधानसभा चुनाव हुआ, तब चौथा विधानसभा चुनाव कब हुआ था, 1967 में, 1967 में। उस टाइम विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी, 176 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई, 184। तो चौथे विधानसभा चुनाव 1967 में विधानसभा सदस्यों की संख्या 176 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई, 184। नेक्स्ट हम देखते हैं छठा जो विधानसभा चुनाव है कब हुआ, 1977 में। उस टाइम विधानसभा सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई, 200। और वर्तमान में कितनी है, विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 ही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि विधानसभा सदस्यों की संख्या इतनी कब थी, कौन से विधानसभा चुनाव में थी। तो पहले विधानसभा चुनाव में विधानसभा सदस्यों की संख्या 160। फिर दूसरा विधानसभा चुनाव में जो 1957 में हुआ, उस टाइम विधानसभा सदस्यों की संख्या हो गई 176। चौथा विधानसभा चुनाव जो कि 1967 में हुआ, उस टाइम विधानसभा सदस्यों की संख्या हो गई 184। और छठा विधानसभा चुनाव जो कि 1977 में हुआ, उस टाइम विधानसभा सदस्यों की संख्या हो गई 200। और वर्तमान में भी विधानसभा सदस्यों की संख्या है 200। आगे हम देखते हैं विधानसभा का सदस्य क्या कहलाता है, विधायक या एमएलए कहलाता है। विधानसभा का सदस्य क्या कहलाता है, विधायक या एमएलए। तो एमएलए की योग्यता क्या क्या है वो देख लेते हैं। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली योग्यता। दूसरी, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। तो ये याद रखना है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष की आयु वो पूर्ण कर चुका होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं संसद द्वारा निर्धारित योग्यता पूर्ण करता हो। एमएलए क्या है, संसद द्वारा निर्धारित योग्यता पूरी करना चाहिए उसको। नेक्स्ट है वो किसी भी लाभ के पद पर कार्य न कर रहा हो। नेक्स्ट है कि मानसिक विकृत, पागल, दिवालिया घोषित न हो। तो मानसिक विकृत न हो, पागल न हो, दिवालिया न हो। आगे हम देखते हैं आतंकवादी गतिविधियों, मिलावटखोरी, तस्करी, विदेशी मुद्रा अधिनियम एवं अपराधी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए क्या माना गया है, अयोग्य माना गया है। तो ये सभी है जो एमएलए है उनकी योग्यताएं है, और कौन कौन एमएलए बन सकता है और कौन कौन नहीं बन सकता उसके बारे में दिया गया है। अब हम देखते हैं कि एमएलए की जो शपथ है, इसको थोड़ा याद रख लेना, क्योंकि ये भी न्यूज़पेपर में ये थोड़ा ज्यादा था कि एमएलए जो शपथ लेते हैं वो किन किन भाषाओं में ले सकते हैं। वो केवल उन्हीं भाषाओं में शपथ ले सकते हैं जो कि 8वीं अनुसूची में दर्ज है। केवल उन्हीं भाषाओं में वो शपथ ले सकते हैं जो कि 8वीं अनुसूची में दर्ज है। जो राजस्थानी भाषा है वो 8वीं अनुसूची में दर्ज नहीं है, इसलिए राजस्थानी भाषा में शपथ को मान्य नहीं माना जाता। अभी आपने अगर न्यूज़पेपर में देखा हो, क्लिप वगैरह देखी हो, तो कुछ एमएलए ने राजस्थानी भाषा में पहले शपथ ली थी, बाद में उनसे वापस शपथ लेने के लिए कहा गया था, जो उन भाषा में जो कि 8वीं अनुसूची में दर्ज है उसमें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान विधानसभा से पहले, राजस्थान विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे, तो पहले अध्यक्ष कौन थे, वो थे नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान की जो विधानसभा है उसके पहले अध्यक्ष थे वो थे नरोत्तम लाल जोशी। वो किस विधानसभा में अध्यक्ष बनी, पहली विधानसभा में, जो कि 1952 से 1957 के बीच थी। तो राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान विधानसभा के पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष। पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे, वो थे लक्ष्मण सिंह। वो छठी विधानसभा में अध्यक्ष बने थे और 1977 से 1980 के बीच में रहे। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, सुमित्रा सिंह। तो राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष हो गए नरोत्तम लाल जोशी, पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, पहली महिला अध्यक्ष होगी सुमित्रा सिंह। नेक्स्ट हम देखते हैं मंत्री बनने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी, वो थी कमला बेनीवाल।
मंत्री बनने वाली राजस्थान की पहली महिला थी कमला बेनीवाल। नेक्स्ट है कि एमएलए या विधायक बनने वाली राजस्थान की पहली महिला थी, वो थी यशोदा देवी। ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि मंत्री बनने वाली राजस्थान की पहली महिला थी कमला बेनीवाल और एमएलए बनने वाली जो राजस्थान की पहली महिला थी वो थी यशोदा देवी। नेक्स्ट हम देखते हैं 1952 से लेकर अपनी मृत्यु तक कौन से जो विधानसभा के सदस्य थे जो कि लगातार सदस्य रहे। तो 1952 से लेकर के अपनी मृत्यु तक लगातार वो विधानसभा के सदस्य रहे। वो कौन थे? हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी 1952 से लेकर के अपनी मृत्यु तक विधानसभा के सदस्य रहे थे लगातार। नेक्स्ट है कौन से मुख्यमंत्री को डिग गोलीकांड के कारण इस्तीफा देना पड़ा? वो है शिवचरण माथुर। अगला प्रश्न देखते हैं 16वीं विधानसभा में राजस्थान के प्रो टेम स्पीकर किन्हें बनाया गया है? तो प्रो टेम स्पीकर थे कालीचरण सराफ। तो प्रो टेम स्पीकर किन्हें बनाया गया है? कालीचरण सराफ को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्थायी स्पीकर या स्पीकर कौन है, वो है वासुदेव देवनानी। और प्रो टेम स्पीकर कौन थे? वो थे कालीचरण सराफ। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रो टेम स्पीकर। प्रो टेम के वर्ड में क्या आ रहा है? टेम। टेम मतलब टेम्परेरी। तो वो क्या होता है? टेम्परेरी स्पीकर होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। प्रो टेम स्पीकर की नियुक्ति करता है राज्यपाल। और जब तक विधानसभा का अध्यक्ष वो अपना जिम्मेदारी संभाल नहीं लेता तब तक उस पद पर ये कौन काम करते हैं? प्रो टेम स्पीकर। तो प्रो टेम स्पीकर क्या होता है? टेम्परेरी स्पीकर होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राज्य के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करता है वो करता है राज्यपाल। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधानसभा की प्रत्येक जो विधायक है उसका मूल्य मत कितना रहता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो विधानसभा है उसके प्रत्येक जो एमएलए है, तो प्रत्येक एमएलए का मूल्य मत कितना है? राजस्थान के प्रत्येक एमएलए का मूल्य मत है 129। ये वाला प्रश्न भी आरएस प्री 2023 में पूछा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजस्थान का जो प्रत्येक एमएलए है उसका मूल्य मत मूल्य कितना है? उसका मत मूल्य है वो है 129। नेक्स्ट है विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपना इस्तीफा किसको देता है? वो देता है उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसे देता है? अध्यक्ष को। तो राजस्थान का जो अध्यक्ष है अपना इस्तीफा किसे देता है? उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है अब विधानसभा की कुछ समितियों के बारे में देख लेते हैं। इसका भी प्रश्न पूछा गया है तो इसके बारे में देखते हैं। विधानसभा में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? वो है 22। तो ये इंपॉर्टेंट है। विधानसभा में राजस्थान की विधानसभा में स्थायी समितियों की संख्या है 22 और जिसमें से 4 तो क्या है? वित्त संबंधी समितियां है। कुल तो संख्या कितनी है? 22। उसमें से 4 क्या है? वित्त संबंधी समितियां है। 4 तो क्या है? वित्त संबंधी है और 18 क्या है? अन्य समितियां है। तो राजस्थान की विधानसभा में कुल समितियों की कुल स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? वो है 22 जिसमें से 4 समितियां तो क्या है? वित्त से संबंधित है और 18 क्या है? अन्य समितियां है। आपके कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, तब सही गलत वाला प्रश्न पूछा गया था। उस टाइम ऐसे दिया गया था कि जो 4 वित्त समितियों सहित स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? 18। ऐसे बोल दिया कि 18 स्थायी समितियां हैं जिसमें से 4 वित्त संबंधी है। नहीं, तो ये क्या हो गया? गलत था कथन। तो सही कथन क्या है? कुल तो कितनी है? 22 समितियां है जिसमें से 4 क्या है? स्थायी है और 18 क्या 4 तो क्या है? वित्त संबंधी है और 18 क्या है? अन्य स्थायी समितियां है। तो स्थायी समितियों की संख्या है 22 जिसमें से 4 क्या है? वित्त संबंधी है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान विधानसभा में वित्त संबंधी समितियां कौन कौन सी है? तो वित्त संबंधी समितियां है कितनी? 4। कौन कौन सी है उनके नाम देख लेते हैं। लोक लेखा समिति, दूसरी है सार्वजनिक उपक्रम समिति, तीसरी है प्राकलन समिति क और चौथी है प्राकलन समिति ख। ठीक है, तो राजस्थान विधानसभा में वित्त संबंधी समितियां कितनी है? वो है 4 और वो कौन कौन सी है? पहला है लोक लेखा समिति, दूसरा है सार्वजनिक उपक्रम समिति, तीसरा है प्राकलन समिति क और चौथा है प्राकलन समिति ख। तो ये क्या है? राजस्थान विधानसभा में वित्त संबंधी समितियां है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्य सलाहकार समिति। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका काम क्या होता है? राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट जो विषय है उनकी चर्चा के लिए समय को निर्धारित करती है। तो ये वाला एक बार प्रश्न पूछा गया था कि राज्यपाल के जो अभिभाषण में जो निर्दिष्ट विषय दिए गए हैं उनकी चर्चा के लिए जो समय निर्धारित करने का काम कौन सी समिति करती है? वो करती है कार्य सलाहकार समिति। तो राज्यपाल के अभिभाषण के जो विषयों के लिए समय निर्धारित कौन करती है? वो है कार्य सलाहकार समिति। अगला प्रश्न हम देखते हैं इनके सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो जो कार्य सलाहकार समिति है उसके सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष करता है।
कार्य सलाहकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विधानसभा सचिवालय। क्या है? विधानसभा सचिवालय। विधानसभा सचिवालय के बारे में देखते हैं तो वर्तमान में विधानसभा सचिवालय का जो सचिव है वो कौन है? महावीर प्रसाद शर्मा। कौन है? महावीर प्रसाद शर्मा विधानसभा सचिवालय का क्या है? सचिव है। तो विधानसभा सचिवालय के सचिव कौन है अभी वर्तमान में? वो है महावीर प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजने से पूर्व प्रमाणित करने का काम कौन करता है? वो है विधानसभा सचिवालय का सचिव। तो स्पीकर की जब अनुपस्थिति होती है तब विधानमंडल द्वारा जो पारित विधेयक को राज्यपाल के पास भेजने से पूर्व प्रमाणित करने का काम करता है, वो करता है विधानसभा सचिवालय का सचिव काम करता है। आपने जब लोकायुक्त पढ़ा था तब है ना, आपने देखा था कि लोकायुक्त किनके खिलाफ जांच नहीं कर सकता, उसमें देखा था विधानसभा सचिवालय के जो अधिकारी है उनके खिलाफ देखा था। राजस्थान का उच्च न्यायालय, अब हम राजस्थान का उच्च न्यायालय है उसका स्थापना कब हुई वो देखते हैं और उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान जो उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया, तो ये पूछा जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ 29 अगस्त 1949 को। राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ 29 अगस्त 1949 को हुआ। उस टाइम ये उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? जयपुर में हुआ था। तो राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ 29 अगस्त 1949 को जयपुर में हुआ और इसका उद्घाटन किया था उस टाइम के जो राज प्रमुख थे, कौन? सवाई मानसिंह, उन्होंने किया था। तो राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ 29 अगस्त 1949 को हुआ, जयपुर में हुआ और उस टाइम के राज प्रमुख सवाई मानसिंह ने ये उद्घाटन किया था। तो पहले तो कहाँ था? जयपुर में था, लेकिन बाद में जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया। तो वो स्थानांतरित किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया? तो वो समिति कौन सी है? वो है सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर। तो यही है, किस समिति की सिफारिश के आधार पर उच्च न्यायालय को जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया? वो है सत्यनारायण समिति की सिफारिश के आधार पर। वो कब समिति है? 1958 में। तो राजस्थान हाईकोर्ट को जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित किया गया सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर। कब स्थानांतरित किया गया? वो किया गया 1958 में। नेक्स्ट हम देखते हैं जब 29 अगस्त 1949 को जब राजस्थान के हाईकोर्ट का उद्घाटन हुआ तो राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश की शपथ किन्होंने ली? तो राजस्थान के जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे वो बने थे कमलकांत वर्मा। तो राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? वो बने थे कमलकांत वर्मा। तो राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश याद रखना है कौन है? कमलकांत वर्मा। नेक्स्ट हम देखते हैं जब 29 अगस्त 1949 को मुख्य न्यायाधीश जो कि थे कमलकांत वर्मा, उन्होंने शपथ ली थी तो उनके साथ साथ 11 अन्य न्यायाधीशों ने भी शपथ ली थी। तो 11 अन्य न्यायाधीशों ने और मुख्य न्यायाधीश इन्होंने शपथ ली थी 29 अगस्त 1949 को। तो ये अन्य न्यायाधीशों वाला प्रश्न भी आपके पूछा जाता है। तो अन्य न्यायाधीशों में आपसे क्या पूछा जाता है? न्यायाधीश का नाम दे देते हैं और उनका संबंध कहाँ से है वो पूछते हैं, मैच कराने का प्रश्न पूछते हैं। तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं के शर्मा। के शर्मा का संबंध कहां से था? वो था भरतपुर से। के शर्मा कहां से संबंधित थे? भरतपुर से। श्यामचंद गुप्ता का संबंध था कोटा से। आनंद नारायण कोल इनका संबंध था अलवर से। त्रिलोचन दत्त इनका संबंध था बीकानेर से। लाला नवल किशोर तथा कुंवर अमर सिंह जसोल इन दोनों का संबंध था जोधपुर से। लाला नवल किशोर तथा कुंवर अमर सिंह इन दोनों का संबंध था जोधपुर से। नेक्स्ट हम देखते हैं कंवर लाल बापना तथा मोहम्मद इब्राहिम इन दोनों का संबंध था जयपुर से। जवान सिंह राणावत तथा शार्दुल सिंह मेहता इन दोनों का संबंध था उदयपुर से। नेक्स्ट है दुर्गा शंकर दवे का संबंध था बूंदी से। तो एक तो कौन थे? मुख्य न्यायाधीश जो कि कौन थे? कमलकांत वर्मा। उनके अलावा 11 अन्य न्यायाधीशों ने शपथ ली थी 29 अगस्त 1949 को। तो अन्य न्यायाधीशों का जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछते हैं कि उनका संबंध किससे था, कौन से स्थान से था, तो वो पूछा जाता है। तो इसको वापस देख लेते हैं। के शर्मा का संबंध था भरतपुर से। श्यामचंद गुप्ता का था कोटा से। आनंद नारायण कोल का था अलवर से। त्रिलोचन दत्त का संबंध था बीकानेर से। लाला नवल किशोर तथा कुंवर अमर सिंह इन दोनों का संबंध था जोधपुर से। कंवरलाल बापना तथा मोहम्मद इब्राहिम का संबंध था जयपुर से। जवान सिंह राणावत तथा शार्दुल सिंह मेहता इनका संबंध था उदयपुर से। दुर्गा शंकर दवे इनका संबंध था बूंदी से। तो ये हमने देख लिया क्या है, जो अन्य न्यायाधीशों ने शपथ ली थी 29 अगस्त 1949 को। नेक्स्ट हम देखते हैं सत्यनारायण राव समिति
जो कि 1958 में आई, उसकी सिफारिश के आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट को जयपुर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया, जोधपुर में स्थानांतरित कर दिया। तो उस टाइम फिर जयपुर में क्या हुई पीठ, जो राजस्थान हाईकोर्ट की उस टाइम पीठ समाप्त हो गई जयपुर में, तो वो स्थानांतरित कहाँ हो गई, जोधपुर में हो गई। तो फिर वापस क्या है 1976 में, कब 1976 में राजस्थान हाईकोर्ट की स्थायी पीठ या बेंच का जो स्थापना जयपुर में करने का आदेश दिया गया। तो वो आदेश किन्होंने दिया, राष्ट्रपति ने दिया, और ये आदेश दिया गया 1976 को, 8 दिसंबर 1976 को। तो क्या है, राजस्थान हाईकोर्ट की जो स्थायी पीठ है उसकी स्थापना जयपुर में करने का आदेश राष्ट्रपति ने कब दिया, वो दिया 1976, तारीख पूछ ले तो 8 दिसंबर 1976 को राष्ट्रपति ने यह आदेश दिया कि राजस्थान हाईकोर्ट की स्थायी पीठ की स्थापना जयपुर में भी की जाए। तो ये आदेश दिया 8 दिसंबर 1976 को। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस आदेश के तहत जयपुर में जो खंडपीठ यानी बेंच, उसकी स्थापना कब हुई, तो राजस्थान हाईकोर्ट की जो बेंच है उसकी स्थापना जयपुर में कब हुई, उस आदेश के तहत वह 31 जनवरी 1977 को स्थापना हुई, जबकि आदेश दिया गया 8 दिसंबर 1976 को। राष्ट्रपति का आदेश तो कब आया, 8 दिसंबर 1976 को। उस आदेश के तहत जो स्थापना हुई वो हो पाई 31 जनवरी 1977 को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है वो कितनी है, वह है 50 न्यायाधीश। तो राजस्थान हाईकोर्ट में जो न्यायाधीश है उनकी स्वीकृत संख्या कितनी मानी गई है, वह है 50 न्यायाधीश माने गए हैं राजस्थान हाईकोर्ट में। तो स्वीकृत संख्या कितनी है, 50। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान हाईकोर्ट की जो मुख्य पीठ है, मुख्य ब्रांच तो कहाँ है, जोधपुर में, और उसके अलावा उसकी खंड पीठ है या उसकी बेंच कहाँ पे स्थित है, वह है जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट, एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, ये याद रख लेना, राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर रूल 1952, राजस्थान हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर रूल 1952 या राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952, ये कब लागू हुआ। राजस्थान लोक सेवा आयोग एक टॉपिक दिया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 द्वारा आरपीएससी का गठन कब किया गया। तो आरपीएससी का गठन किया गया था 20 अगस्त 1949 को। कब किया गया था, 20 अगस्त 1949 को किया गया था आरपीएससी का गठन, ठीक है। लेकिन उस समय आरपीएससी क्रियाशील नहीं थी, प्रभाव में नहीं थी, ठीक है। तो आरपीएससी प्रभाव में कब आई, आरपीएससी क्रियाशील कब हुई, वो हुई 22 दिसंबर 1949 को। कब हुई, 22 दिसंबर 1949 को आरपीएससी प्रभाव में आई। तो आरपीएससी का गठन तो कब किया गया, 20 अगस्त 1949 को, और आरपीएससी प्रभाव में आई 22 दिसंबर 1949 को, ठीक है। तो आरपीएससी का गठन आरपीएससी अध्यादेश राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि प्रारंभ में जब आरपीएससी का गठन किया गया था तो आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ पे था, जयपुर में था, ठीक है। प्रारंभ में आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर में था, लेकिन एक समिति है उसकी सिफारिश के आधार पर आरपीएससी का मुख्यालय बाद में जयपुर से कहाँ कर दिया गया, अजमेर कर दिया गया। तो वो समिति का नाम क्या है, तो सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर, ठीक है। तो किस समिति की सिफारिश के आधार पर आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से अजमेर कर दिया गया, वो है सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर, ठीक है। तो आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से अजमेर किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया, वो है सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर। अब हम आगे देखते हैं कि आरपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो आरपीएससी के पहले अध्यक्ष थे एस के घोष। कौन थे, एस के घोष थे आरपीएससी के पहले अध्यक्ष। एस के घोष राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो आरपीएससी के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे एस के घोष। एस के घोष राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। आरपीएससी के दूसरे अध्यक्ष थे एस सी त्रिपाठी। कौन थे, एस सी त्रिपाठी। वो एक आईएएस थे और पूर्व यूपीएससी सदस्य थे, ठीक है। पूर्व यूपीएससी सदस्य थे और एक आईएएस थे। अब आगे हम देखते हैं वर्तमान में आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ है, वो है अजमेर में। जब आरपीएससी का गठन किया गया था तब आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ था, वो था जयपुर में। लेकिन सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से कहाँ कर दिया गया, अजमेर कर दिया गया, और वर्तमान में आरपीएससी का मुख्यालय है अजमेर में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आरपीएससी के सदस्यों की कुल संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो आरपीएससी में सदस्यों की कुल संख्या अधिकतम हो सकती है 8। कितनी हो सकती है, 8 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम।
तो उसमें से एक तो क्या होगा, अध्यक्ष होगा, और 7 अधिकतम क्या हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं। तो आरपीएससी में सदस्यों की संख्या, सदस्य मतलब अध्यक्ष प्लस सदस्य, ठीक है, दोनों की मिला करके बोला गया है, ठीक है। तो सदस्य मतलब अध्यक्ष प्लस सदस्य, इसकी अधिकतम संख्या हो सकती है 8। तो एक तो क्या होगा, अध्यक्ष होगा, और 7 क्या होगी, अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो आरपीएससी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 8। तो एक तो क्या होगा, अध्यक्ष, और 7 अधिकतम क्या होंगे, सदस्य। आगे हम देखते हैं कि आरपीएससी के अध्यक्ष का या सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 साल की आयु पूर्ण करना है, ठीक है। या तो उसने 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया हो, 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया हो, या फिर 62 साल की आयु पूर्ण कर ली हो, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी उसने पहले किया है उसके आधार पर आरपीएससी के सदस्य का या अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। अब हम आगे देखते हैं कि आरपीएससी अध्यक्ष का जो पद है वो क्या है, एक संवैधानिक पद है। क्या है, संवैधानिक पद है, ठीक है। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, वो करता है राजस्थान का राज्यपाल। तो आरपीएससी के अध्यक्ष की या सदस्यों की नियुक्ति करता है वो कौन करता है, राजस्थान का राज्यपाल करता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करती है, राजस्थान के राज्यपाल को। आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, वो था डी.एस. तिवारी का, ठीक है। आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा था डी.एस. तिवारी। इनका डी.एस. तिवारी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आरपीएससी के कौन से ऐसे सदस्य हैं जो कि अध्यक्ष भी रह चुके हैं और सचिव भी रह चुके हैं, ठीक है। तो अध्यक्ष और सचिव दोनों रह चुके ऐसे अध्यक्ष कौन है, वो है एन.के. बैरवा। तो एन.के. बैरवा है वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं और सचिव भी रह चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं कि आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में सबसे कम कार्यकाल किनका रहा, वो है पी.एस. यादव। इनका कार्यकाल सिर्फ 37 दिन का रहा था, ठीक है। तो आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में सबसे कम कार्यकाल पी.एस. यादव का रहा, उनका कार्यकाल सिर्फ 37 दिन का था। अब हम आगे देखते हैं किस आर्टिकल में प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन करने का प्रावधान है, वो है आर्टिकल 315(1), ठीक है। आर्टिकल 315 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, राज्य लोक सेवा आयोग होगा, ठीक है। तो कौन से आर्टिकल में ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, वो है आर्टिकल 315 में। आर्टिकल 315 315, ठीक है। आर्टिकल 315 में ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक लोक सेवा आयोग का गठन करने का प्रावधान है। अब हम आगे देख सकते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उसके अध्यक्ष तथा उनके सदस्यों की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, राजस्थान का राज्यपाल करता है। आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है राजस्थान का राज्यपाल, ठीक है। उनकी नियुक्ति तो राजस्थान का राज्यपाल कर देता है, लेकिन इनको वो अपने पद से हटा नहीं सकता है, ठीक है। राज्यपाल अपने आप से इन्हें आरपीएससी के सदस्यों को और अध्यक्ष को अपने पद से हटा नहीं सकता है, ठीक है। तो आरपीएससी के अध्यक्ष तथा इनके सदस्यों को केवल और केवल राष्ट्रपति की आज्ञा के आधार पर ही उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति तो कर देता है राज्यपाल, लेकिन उनको हटाने के लिए उसे राष्ट्रपति की आज्ञा लेनी पड़ती है, ठीक है। तो आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों को हटाता कौन है, वो है राष्ट्रपति, और इनकी नियुक्ति कौन करता है, वो है राजस्थान का राज्यपाल, ठीक है। ये क्वेश्चन आरएस 2023 में अभी पूछा गया था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो तथा अधिक से अधिक शेयर करो। थैंक यू। जिला प्रशासन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर क्या होता है, जिला स्तर पर जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो जिला स्तर पर जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है, वो होता है जिला कलेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं कि जिला कलेक्टर का अन्य नाम क्या है। तो जिला कलेक्टर को क्या भी कहा जाता है, जिलाधीश, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम भी कहा जाता है। तो जिला कलेक्टर को क्या भी कहा जाता है, जिलाधीश कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है या डीएम भी कहा जाता है जिला कलेक्टर को। नेक्स्ट देखते हैं जिला कलेक्टर के कार्य। तो जो मेनली प्रश्न पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है, जिला कलेक्टर के कार्यों से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिला कलेक्टर क्या होता है, जिले का राजस्व अधिकारी होता है।
तो जिले का राजस्व अधिकारी कौन होता है? वो होता है जिला कलेक्टर। और जिला स्तर पर ये क्या करने का काम करता है? राजस्व को एकत्रित करने का काम करता है। तो जिला कलेक्टर क्या होता है? जिले का राजस्व अधिकारी होता है और यह जिला कलेक्टर जिला स्तर पर क्या है? राजस्व को एकत्रित करने का काम करता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राजस्व को एकत्रित करने के लिए जिला कलेक्टर को जो शक्तियां प्रदान की गई है वो किसके अंतर्गत प्रदान की गई है? वह भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत। तो राजस्व को एकत्रित करने के लिए जिला कलेक्टर को जो शक्तियां प्रदान की गई है वो है भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत उसे शक्तियां प्रदान की गई है राजस्व संबंधी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जिला स्तर पर सरकारी भूमि है उसका स्वामी कौन होता है? तो जिला स्तर पर जो सरकारी भूमि का स्वामी होता है वो होता है जिला कलेक्टर या डीएम। तो जिला स्तर पर जो सरकारी भूमि का स्वामी होता है वो होता है जिला कलेक्टर। आगे हम देखते हैं, जिला कलेक्टर जिले का क्या होता है? दंड नायक या मजिस्ट्रेट भी होता है। जिला कलेक्टर होता है वो जिले का दंड नायक या मजिस्ट्रेट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जो जिला कलेक्टर के जो कार्य है या दंडाधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर के जो कार्य है, इससे बहुत प्रश्न पूछा जाता है। आपको ऐसे ऑप्शन दे देते हैं कि निम्न में से कौन सा कार्य है वो जिला कलेक्टर का दंडाधिकारी के रूप में नहीं है, या कौन कौन से कार्य है जो कि जिला कलेक्टर के दंडाधिकारी के रूप में है, तो वो हमको याद रखने हैं। तो हम देखते हैं जिला कलेक्टर के दंडाधिकारी के रूप में कार्य कौन कौन से है। तो पहला कार्य क्या है? जिले में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। तो पहला कार्य है जिले में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, ये जिला कलेक्टर का दंडाधिकारी के रूप में काम है। दूसरा काम है जिला पुलिस तंत्र पर नियंत्रण रखना। क्या है? जिला पुलिस तंत्र पर नियंत्रण रखना, यह भी दंडाधिकारी के रूप में काम है। अगला है कि दंगे, आंदोलन, प्रदर्शन, आतंकवादी गतिविधियों, जातीय संघर्षों पर नियंत्रण रखना। तो दंगे हो गए, आतंकवादी गतिविधियां हो गई, प्रदर्शन हो गए, इन पर क्या रखना? नियंत्रण रखना। नेक्स्ट है कि विदेशियों के पारपत्र मतलब पासपोर्ट, इसकी जांच करना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि विदेशियों के जो पारपत्र है उनकी जांच करना कौन से कार्यों के अंतर्गत आता है? वो है दंडाधिकारी कार्यों के अंतर्गत। ठीक है, तो विदेशियों के जो पासपोर्ट की जांच करना है ये कौन से कार्य के अंदर अंतर्गत आता है? यह है वह दंडाधिकारी कार्यों के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखते हैं जाति, निवास तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करना, यह भी दंडाधिकारी कार्य के अंतर्गत आता है। अगला हम देखते हैं जिला कारागृह का निरीक्षण करना, यह भी किसका है? जिला कलेक्टर का काम है, दंडाधिकारी के अंतर्गत। अगला है धारा 144 में शांति भंग करने वाले मामलों की सुनवाई करना। जब धारा 144 लगी हुई है तब शांति जो भंग करने वाले जो मामले आते हैं कुछ, उनकी भी सुनवाई भी कौन करता है? जिला कलेक्टर। अगला प्रश्न हम देखते हैं शस्त्रालयों पर नियंत्रण रखना। शस्त्रालय होते हैं उन पर नियंत्रण रखने का काम दंडाधिकारी कार्यों के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं तस्करी, नशीली दवा के व्यापार पर नियंत्रण रखना। तस्करी पे, नशीली दवाओं के व्यापार पे नियंत्रण रखने का काम किसके अंतर्गत आता है? वह है दंडाधिकारी कार्यों के अंतर्गत। एक बार इसको वापस देख लेते हैं, जिला कलेक्टर के दंडाधिकारी के रूप में काम कौन से है? पहला है जिले में शांति व सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा है जिला पुलिस तंत्र पर नियंत्रण रखना। तीसरा है दंगे, आंदोलन, प्रदर्शन, आतंकवादी गतिविधियों और जातीय संघर्षों, इन पर नियंत्रण रखना। नेक्स्ट है कि विदेशियों के जो पासपोर्ट है इनकी जांच करना। अगला है जाति तथा निवास तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करना। नेक्स्ट है कि जिला कारागृह का निरीक्षण करना। नेक्स्ट है धारा 144 में जो शांति भंग करने वाले हैं मामले हैं उनकी सुनवाई करना। अगला है कि शस्त्रालयों पर नियंत्रण रखना। नेक्स्ट है तस्करी, नशीली दवा के व्यापार इत्यादि पर नियंत्रण रखना। तस्करियों पर तथा नशीली दवाओं के व्यापार पर नियंत्रण रखना। ये तो सब क्या हो गए? जो जिलाधीश है या जिला कलेक्टर है उसके दंडाधिकारी के रूप में जो कार्य है ये पूछे जाते हैं। अगला हम देखते हैं प्राकृतिक आपदाओं के निवारण हेतु कौन कौन से कार्य है। जिला कलेक्टर के प्राकृतिक आपदाओं के निवारण के लिए कार्य है वो कौन कौन से है वो देखते हैं। तो इसके अंतर्गत ये पूछा जाता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। तो जिला कलेक्टर होता है वो क्या होता है? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। क्या होता है? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसका अध्यक्ष होता है। उसका अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है जिला कलेक्टर। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है जिला कलेक्टर। और जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जो बनाया जाता है वो कौन से अधिनियम के तहत बनाया जाता है? वो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत।
तो जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत। ये वाला प्रश्न अभी 2022-23 में किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है कि जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है, वह है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत। तो जब भी जिले में प्राकृतिक आपदाएं आती है तो जिला कलेक्टर उसके निवारण हेतु कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जिला कलेक्टर होता है वो जिले का क्या होता है, निर्वाचन अधिकारी होता है। जिला कलेक्टर जिले का जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। इसे क्या भी कहता है, रिटर्निंग ऑफिसर। क्या कहा जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जिला कलेक्टर को। जिला कलेक्टर जिले का जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर होता है। और जिला स्तर पर चुनाव करवाने का काम होता है वो किसके पास होता है, जिला कलेक्टर के पास ही होता है। तो जिला स्तर पर चुनाव करवाने का कार्य होता है जिला कलेक्टर के पास। अगला हम देखते हैं प्रोटोकॉल संबंधी कार्य। जिला कलेक्टर के प्रोटोकॉल संबंधी कार्य कौन से है, जब भी कोई बड़ा पदाधिकारी जिले में आता है, मान लो राष्ट्रपति आ गए, राज्यपाल आ गए, मुख्यमंत्री वगैरह आ गए, कोई भी बड़ा पदाधिकारी जिले में आता है तो उनके स्वागत तथा सुरक्षा का काम भी किसका होता है, जिलाधिकारी या जिला कलेक्टर का होता है। जब कोई बड़ा पदाधिकारी जिले में आता है तो उनके स्वागत तथा सुरक्षा का काम होता है जिला कलेक्टर का। नेक्स्ट देखते हैं कि विकास अधिकारी का कार्य। जिला कलेक्टर विकास अधिकारी के रूप में भी काम करता है। तो आगे हम देखते हैं विकास अधिकारी के रूप में कार्य। तो जिला कलेक्टर होता है वो किसके, विकास अधिकारी के रूप में भी काम करता है। तो जिला कलेक्टर जिला स्तर पर विकास कार्यों के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण का काम करता है। तो जिला स्तर पर जो विकास कार्य है उनके पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण का काम कौन करता है, वो करता है जिला कलेक्टर। आगे हम देखते हैं जिला कलेक्टर के लोक कल्याणकारी कार्य। क्या है, लोक कल्याणकारी कार्य। इसके अंतर्गत क्या है, जिला कलेक्टर केंद्र तथा राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को जिला स्तर पर संचालित करने का काम करता है। तो राज्य तथा केंद्र उनकी जो योजनाएं हैं उनको जिला स्तर पर संचालित करने का काम कौन करता है, वो करता है जिला कलेक्टर। तो जिला स्तर पर वो एकदम सही रूप से कार्य कर रही है योजना या नहीं, इसका काम कौन करता है, ये करता है जिला कलेक्टर करता है। अब हम आगे देखते हैं जिला कलेक्टर का कार्यकाल। जिला कलेक्टर के कार्यकाल के बारे में हम देख लेते हैं। तो जिला कलेक्टर का कार्यकाल होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। उनका बार बार ट्रांसफर होता रहता है। तो उनका कार्यकाल क्या होता है, अनिश्चित होता है। उनका बार बार क्या होता है, ट्रांसफर। नेक्स्ट हम देखते हैं, लेकिन आपकी आरबीएसई बोर्ड की किताब में ये दिया हुआ लाइन तो ये थोड़ा याद रख देना कि जिला कलेक्टर का जो औसत कार्यकाल है राजस्थान में जिला कलेक्टर का औसत कार्यकाल कितना है, वो है 14.2 महीने। तो ये थोड़ा याद रख देना। आरबीएसई बोर्ड की जो पुरानी किताब है उनमें दिया हुआ था कि राजस्थान में जिला कलेक्टर का औसत कार्यकाल है वो है 14.2 महीने। आगे हम देखते हैं जिले का जो प्रमुख जनगणना अधिकारी होता है वो कौन होता है, जिला कलेक्टर। तो जनगणना करने का काम भी होता है जिला कलेक्टर का होता है। तो जिले का प्रमुख जनगणना अधिकारी होता है जिला कलेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं जिला कलेक्टर भू दस्तावेजों के रखरखाव का भी काम करता है। तो भू दस्तावेजों के रखरखाव का कार्य भी किसके अंतर्गत आता है, वो है जिला कलेक्टर के। आगे देखते हैं जिला कलेक्टर जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार के बीच में समन्वय को स्थापित करता है। तो जिला कलेक्टर होता है वो जिला प्रशासन और तथा राज्य सरकार है इनके बीच में समन्वय को स्थापित करने का काम करता है। अगला प्रश्न है कि जिला महिला सहायता समिति का अध्यक्ष कौन होता है, वो होता है जिला कलेक्टर। ये प्रश्न एक बार पूछा गया है कि जिला महिला सहायता समिति का अध्यक्ष होता है जिला कलेक्टर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जो जिला होता है, जिले के नीचे वाला स्तर पर क्या होता है, उपखंड या सब डिवीजन होता है। जिले के नीचे क्या होता है, उपखंड या सब डिवीजन होता है। और सब डिवीजन के जो नीचे वाला स्तर होता है वहां पे क्या होता है, तहसील। तो जिला है, जिले के नीचे क्या आता है, सब डिवीजन या उपखंड आता है। और उपखंड के नीचे क्या आता है, तहसील आता है। तो अब हम उपखंड के बारे में देख लेते हैं। तो उपखंड या सब डिवीजन, तो उपखंड या सब डिवीजन का जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता है, एसडीएम या एसडीओ बोलते हैं। तो जिले का तो प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी कौन था, होता था वो था जिला कलेक्टर। अब आ गया सब डिवीजन या उपखंड। उपखंड का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य, वो कौन होता है, वो होता है एसडीएम। कौन होता है, एसडीएम। आगे हम देखते हैं एसडीएम को भी है ना जिला कलेक्टर के समान बहुत सारे काम दिए हुए होते हैं। न्यायिक कार्य, दंडनायक कार्य, नियामक कार्य, निरीक्षण कार्य इत्यादि कार्य दिए गए हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं एसडीएम है वो निर्वाचन की दृष्टि से क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। एसडीएम होता है वो निर्वाचन की दृष्टि से कौन सा अधिकारी होता है, वो है पंजीयन अधिकारी। तो एसडीएम को निर्वाचन की दृष्टि से कौन सा अधिकारी मानते हैं, वो है पंजीयन अधिकारी। जबकि आपको बोल दिया जाएगी जिला कलेक्टर को क्या बोलते थे, वो तो रिटर्निंग ऑफिसर। और रिटर्निंग ऑफिसर तो कौन होता है, वो होता है जिला कलेक्टर। और जबकि
पंजीयन अधिकारी होता है वो होता है एसडीएम। तो पंजीयन अधिकारी होता है एसडीएम और जबकि रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो होता है डीएम या जिला कलेक्टर। तो एसडीएम का काम क्या होता है? मतदाता सूची में नामों को दर्ज करना और उसको कुछ नामों को हटाना। तो जो नाम नए हैं उनको दर्ज करना और पुराने जो नाम है जिनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर जो कहीं दूसरे स्थान पे चले गए उनके नामों को हटा देना। तो ये किसका काम होता है? ये होता है एसडीएम का। और एसडीएम जो निर्वाचन की दृष्टि से कौन सा अधिकारी होता है? पंजीयन अधिकारी। और जबकि डीएम होता है वो होता है रिटर्निंग अधिकारी। तो सब डिवीजन के नीचे वाले स्तर पर क्या आता है? वो आता है तहसील। क्या आता है? तहसील। तहसील का जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है तहसीलदार। कौन होता है? तहसीलदार। जिले का तो सबसे ऊपर कौन होता था? वो था जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर के बाद हो गया सब डिवीजन का कौन था? एसडीएम। एसडीएम के नीचे आ गई फिर क्या आ गया? तहसील। तहसील का कौन होता है? मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वो है तहसीलदार। तहसीलदार होता है वो भू राजस्व संबंधी काम भी करता है और तहसील के जो सामान्य प्रशासनिक कार्य है उनको भी करता है। तो तहसीलदार भू राजस्व से संबंधित काम भी करता है और जिले के सामान्य प्रशासनिक कार्यों को भी करता है। तो तहसीलदार होता है। तहसीलदार के नीचे कौन आते हैं? वो आते हैं नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार के नीचे आते हैं वो आते हैं राजस्व निरीक्षक, आरआई। राजस्व निरीक्षक के नीचे आते हैं पटवारी। तो ऐसे बोल सकते हैं पटवारी होते हैं। पटवारी का जो प्रमोशन होने के बाद क्या बनते हैं? आरआई। आरआई का प्रमोशन होने के बाद नायब तहसीलदार और इस टाइप से। तो अब हम देखते हैं नायब तहसीलदार। तो ऐसे जो तहसीलदार के नीचे कौन आते हैं? नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार के नीचे आते हैं राजस्व निरीक्षक और राजस्व निरीक्षक के नीचे आते हैं पटवारी। नेक्स्ट हम देखते हैं नायब तहसीलदार तथा तहसीलदार की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राजस्व मंडल। ये वाला प्रश्न आपके आरएस प्री 2023 में पूछा गया है कि तहसीलदार है उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति करता है वो करता है राजस्व मंडल। तो तहसीलदार की नियुक्ति करता है वो करता है राजस्व मंडल द्वारा। तो आपके एक ऑप्शन में ऐसे भी था आरपीएससी द्वारा। तो ऐसे आरपीएससी था और एक ऑप्शन में था राजस्व मंडल। तो क्या ऑप्शन सही क्या है? राजस्व मंडल। आरपीएससी लोग ऐसे सोचते हैं कि आरएस के एग्जाम आरपीएससी कराती है तो इस टाइप से आरपीएससी नियुक्ति करती है। तो आरपीएससी नहीं करती है और इसकी नियुक्ति करने का काम कौन करता है? वो करता है राजस्व मंडल करता है। तो ये याद रखना है कि तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार की नियुक्ति करता है राजस्व मंडल। अब हम आगे देखते हैं। तो तहसीलदार और राजस्व तहसीलदार इनके पदों को किसमें रखा गया है? अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत रखा गया है। तो तहसीलदार और राजस्व नायब तहसीलदार के पदों को अधीनस्थ सेवा में रखा गया है। इनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? इनकी ट्रेनिंग होती है राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय टोंक में होती है। तो तहसीलदार नायब तहसीलदार होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो है राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय टोंक में होती है। ये आपके आरबीएससी बोर्ड की किताब में दिया हुआ है कि इनकी जो ट्रेनिंग का काम होता है, भू राजस्व की जो ट्रेनिंग दी जाती है वो कहाँ दी जाती है? वो दी जाती है राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय टोंक में दी जाती है। आगे हम देखते हैं इनकी ट्रेनिंग कितनी होती है? 18 माह की होती है। नायब तहसीलदार जो पद है उसकी नियुक्ति कौन करता है? नायब तहसीलदार पद की नियुक्ति होती है 66% तो क्या होती है? कंपटीशन एग्जाम द्वारा होती है, जबकि 34% होती है वो आरआई के प्रमोशन से होती है। तो नायब तहसीलदार है उसकी जो 66% जो नियुक्तियां है 66 वो तो किसके द्वारा होती है? कंपटीशन एग्जाम के द्वारा होती है, जबकि जो 34% जो उसकी नियुक्तियां है वो होती है आरआई के प्रमोशन द्वारा। आगे हम देखते हैं तहसीलदार को राजस्व संबंधी विवाद सुनने का अधिकार किसके अंतर्गत दिया गया है? तो तहसीलदार को जो राजस्व संबंधी विवाद सुनने का अधिकार दिया गया है भू राजस्व अधिनियम 1956 तथा राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 के अंतर्गत। तो राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 तथा भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो तहसीलदार है उसे राजस्व संबंधी विवाद सुनने का अधिकार दिया गया है। तो कौन से अधिनियम है? एक तो है भू राजस्व अधिनियम 1956 और राजस्थान काश्तकारी कानून 1955, इन दोनों के अंतर्गत। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग RSHRC, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वो हुआ 1993 में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1993 में। ठीक है, तो इस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य में एक अधिसूचना जारी करके राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। तो वो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 18 जनवरी 1999 में। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 18 जनवरी 1999 में। ठीक है, जबकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1993 में। और
राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 18 जनवरी 1999 में। अब 18 जनवरी 1999 में इस मानवाधिकार आयोग का गठन तो हो गया था, लेकिन उस टाइम ये क्रियाशील नहीं था। तो राज्य मानवाधिकार आयोग क्रियाशील कब से हुआ? वो हुआ मार्च 2000 से। ठीक है, तो तीन चीजें ये याद रखनी है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1993 में। ठीक है, फिर मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 18 जनवरी 1999 में। ठीक है, और उसके बाद तीसरा है कि मानवाधिकार आयोग जो क्रियाशील कब से हुआ? क्रियाशील हुआ वो मार्च 2000 से। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1993 में। ठीक है, मानवाधिकार आयोग की गठन कब किया गया? 18 जनवरी 1999 में। मानवाधिकार आयोग जो क्रियाशील कब से हुआ? वो हुआ मार्च 2000 से। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार पहले कितने मानवाधिकार आयोग में पहले कितने अध्यक्ष और सदस्य होते थे? एक अध्यक्ष होता था और 4 सदस्य होते थे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में के अनुसार मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होगा। ठीक है, बाद में इसे क्या किया गया? संशोधित करके मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 लागू किया गया। ठीक है, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार तो कितने थे? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, जबकि संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। ये वाला क्वेश्चन आपके RS 2023 में भी पूछा गया था। उसमें ऐसे दिया हुआ था कि एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होगा। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार ऐसे उसमें लिखा हुआ था कि एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होगा, लेकिन हमने देखा एक अध्यक्ष और 2 सदस्य है, तो वो गलत हुआ था। ठीक है, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार कितने अध्यक्ष? एक अध्यक्ष होना चाहिए और 2 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है राजस्थान उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है राजस्थान उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का पहला अध्यक्ष था जस्टिस कांता भटनागर। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे जस्टिस कांता भटनागर। अब हम आगे देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के दूसरे अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे जस्टिस सगीर अहमद। राज्य मानवाधिकार आयोग के दूसरे अध्यक्ष थे जस्टिस सगीर अहमद। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग के तीसरे अध्यक्ष कौन थे? वो थे NK जैन। और बाद में अध्यक्ष कौन बने? वो बने प्रकाश टाटिया। ठीक है, तो पहले अध्यक्ष तो कौन थे राज्य मानवाधिकार आयोग के? वह थे जस्टिस कांता भटनागर। दूसरे अध्यक्ष थे जस्टिस सगीर अहमद। तीसरे अध्यक्ष थे जस्टिस NK जैन और बाद में बने प्रकाश टाटिया। ठीक है, और वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी। अब हम आगे देखते हैं कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो उनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों तथा अध्यक्षों की नियुक्ति करता है वो है राज्यपाल। राज्यपाल मानवाधिकार के आयोग के सदस्य तथा अध्यक्षों की नियुक्ति एक समिति होती है, उसकी सिफारिश के आधार पर करता है। ठीक है, तो राज्यपाल उनकी नियुक्ति तो करता है, लेकिन वो किसकी सिफारिश पे? एक समिति की सिफारिश पर करता है। ठीक है, तो उस समिति में कौन कौन होते हैं? तो उस समिति में होते हैं मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष। ये 4 लोग होते हैं। इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही राजस्थान का जो राज्यपाल है वो मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो उस समिति में 4 लोग कौन कौन से हैं? वो है पहले तो मुख्यमंत्री, दूसरे विधानसभा के अध्यक्ष, तीसरे है गृह मंत्री और चौथे नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, तो उस समिति के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, तो इस समिति की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य अधिकतम किस उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो वह है 70 वर्ष की उम्र तक। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य है या अध्यक्ष है अधिकतम किस उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? वह है 70 वर्ष की उम्र तक।
अब हम आगे देखते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य क्या होता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य होता है राज्य में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक निगरानी संस्था के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो मानवाधिकार आयोग है वो राज्य में कोई भी मानवाधिकार है उनकी रक्षा करने के लिए एक निगरानी संस्था के रूप में कार्य करती है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में कौन कौन से मानवाधिकार आते हैं। तो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके कार्य क्षेत्र में आने वाले मानवाधिकार कौन से हैं। पहला है नागरिक अधिकार, दूसरा राजनीतिक अधिकार, तीसरा आर्थिक, चौथा सामाजिक और पांचवा सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में आने वाले अधिकार है वह है नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। ये सभी अधिकार राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में आते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। ठीक है, तो वो मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। वो किसके द्वारा शिकायत पर जांच करता है या कैसे करता है, तो वह अपनी स्वयं प्रेरणा से कर सकता है। ठीक है, किसी पीड़ित द्वारा अर्जी देने पर वो मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। तीसरा है पीड़ित की ओर से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अर्जी दे, पीड़ित की ओर से कोई अन्य व्यक्ति अर्जी दे तो भी वो मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकता है। ठीक है, तो वो अपनी स्व प्रेरणा से जांच कर सकता है, पीड़ित अर्जी दे तो भी जांच कर सकता है। तीसरा है पीड़ित की तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति भी अर्जी देना तो भी वो जांच कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लास्ट मानवाधिकार आयोग कौन सा कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो मानवाधिकार आयोग है ना वो मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को स्वयं सजा नहीं दे सकता है। ठीक है, तो वो स्वयं उसे उन्हें सजा नहीं दे सकता है। इसके लिए वो क्या करेगा, एक किसी अथॉरिटी को शिकायत करेगा, फिर वो उसे सजा देती है लोकायुक्त। उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ। वह है 1973 में। तो राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम लागू हुआ 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोकायुक्त क्या है, एक प्रकार की संस्था है। ठीक है, लोकायुक्त संस्था की स्थापना कब हुई, 1973 में। लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई 1973 में हुई। ठीक है, लोकायुक्त एक प्रकार की क्या है, संस्था है। और लोकायुक्त कैसी संस्था है, सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था। लोकायुक्त का काम क्या होता है। तो लोकायुक्त मुख्यतः क्या करता है, तीन प्रकार के मामलों की जांच कर सकता है। ठीक है, तो लोकायुक्त कैसे तीन प्रकार के मामलों की जांच कर सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच कर सकता है, कोई व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो उसकी भी जांच कर सकता है, अकर्मण्यता की भी जांच कर सकता है। ठीक है, मतलब कोई सरकारी कर्मचारी या कोई गवर्नमेंट कर्मचारी वो क्या कर रहा है, अपने भ्रष्टाचार कर रहा है। ठीक है, तो उसकी जांच कर सकता है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो उसकी भी जांच कर सकता है, अकर्मण्यता मतलब वो लापरवाही कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसकी भी वो जांच कर सकता है। तो लोकायुक्त तीन मामलों में जांच कर सकता है, भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग तथा अकर्मण्यता की जांच कर सकता है। अब हम आगे देखते हैं कि लोकायुक्त किन किन के खिलाफ जांच कर सकता है। ठीक है, तो किन किन के खिलाफ जांच कर सकता है। तो जांच तो तीन चीजों की करेगा, एक तो भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग तथा अकर्मण्यता, इन तीन चीजों की जांच करेगा। लेकिन करेगा किन किन के खिलाफ जांच। ठीक है, तो वो देखते हैं कि राजस्थान के जो मंत्री है सभी उनके मंत्रियों के खिलाफ जांच कर सकता है, राज्य की प्रतिष्ठानों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षों के खिलाफ जांच कर सकता है। ठीक है, विभागीय सचिवों के खिलाफ जांच कर सकता है, स्वायत्त संस्थाओं के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षों के खिलाफ जांच कर सकता है, राजकीय कर्मचारी यानी गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ जांच कर सकता है, जिला प्रमुख तथा उप जिला प्रमुख के खिलाफ जांच कर सकता है, प्रधान तथा उप प्रधान के खिलाफ जांच कर सकता है, नगर पालिका के महापौर उप महापौर के खिलाफ जांच कर सकता है। ठीक है, तो लोकायुक्त है ना भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग तथा अकर्मण्यता की जांच किन किन के खिलाफ कर सकता है। वह पहला तो हो गया, हम देखते हैं किन किन के खिलाफ कर सकता है। तो वो देखते हैं हम, पहला तो क्या हो गया कि मंत्री। ठीक है, दूसरा हो गया राजकीय प्रतिष्ठानों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विभागीय, तीसरा हो गया विभागीय सचिव, चौथा क्या हो गया स्वायत्त संस्थानों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, पांचवा हो गया गवर्नमेंट सर्वेंट, छठा आ गया जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख, सातवां आ गया प्रधान व उप प्रधान, आठवां क्या आ गया नगर पालिका के महापौर तथा उप महापौर। इन सभी के खिलाफ लोकायुक्त अपने पद की
दुरुपयोग, अकर्मण्यता तथा भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है। ठीक है, इन किन के खिलाफ तो जांच कर सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे किन किन के खिलाफ जांच नहीं कर सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि किन किन के खिलाफ जांच नहीं कर सकता है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे देते हैं और पूछते हैं कि निम्न में से किसके खिलाफ लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता या कौन लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, तो लोकायुक्त किन के खिलाफ जांच नहीं कर सकता है, वो है राजस्थान के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के खिलाफ लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता है। महालेखाकार, महालेखाकार के खिलाफ भी जांच नहीं कर सकता। विधानसभा तथा सचिवालय के कर्मचारियों के खिलाफ भी जांच नहीं कर सकता। पंच व सरपंच के खिलाफ भी जांच नहीं कर सकता। तो लोकायुक्त किन किन के खिलाफ जांच नहीं कर सकता? पहला हो गया राजस्थान के मुख्यमंत्री। ठीक है, क्या हो गया? मुख्यमंत्री। दूसरे हो गए महालेखाकार। दूसरा कौन हो गया? महालेखाकार। महालेखाकार। तीसरा आ गया विधानसभा तथा सचिवालय के कर्मचारियों के खिलाफ भी जांच नहीं कर सकता। नेक्स्ट है पंच व सरपंच के खिलाफ भी लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम देखते हैं लोकायुक्त कितने पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कोई मामला है उसको 5 साल से अधिक का टाइम हो गया है तो उन मामलों के खिलाफ भी लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर कोई मामले को 5 साल से अधिक का टाइम हो गया है तो उसके खिलाफ भी लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखते हैं कि लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है। लोकायुक्त की नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। लोकायुक्त की नियुक्ति करता है राज्यपाल। अब हम आगे देखते हैं लोकायुक्त के जो वेतन भत्ते होते हैं ना, वो किन के समान होते हैं, किन के समकक्ष होते हैं? तो वो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होते हैं। ठीक है, तो लोकायुक्त के वेतन भत्ते राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना है। तो राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल है या तो वो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर ले या 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले। दोनों में से जो भी पहले होता है ना उसके अनुसार। ठीक है, या तो उसने 5 साल का अपना कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। ठीक है, या फिर उसने अपने 65 साल की आयु पूर्ण कर ली है। तो इन दोनों में से उसने जो भी पहले कर लिया उसके आधार पर राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। अब हम आगे देखते हैं कि राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे। तो वो थे आई डी डुआ। कौन थे? आई डी डुआ। तो राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे वो थे आई डी डुआ। ठीक है, और राजस्थान के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? वर्तमान में मतलब 13वें नंबर वाले। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन से लोकायुक्त है? 13वें लोकायुक्त है। तो वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? वो है प्रताप कृष्ण लोहरा। ठीक है, तो वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त है वो है प्रताप कृष्ण लोहरा। ठीक है, आगे हम देखते हैं लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है। तो वो प्रस्तुत करता है राज्यपाल को। ठीक है, लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब ये आपके एग्जाम में एक लाइन दी हुई थी किसी प्रोटेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2018 में एक लाइन दिया हुआ था, फिर राइट रॉन्ग करने का पूछा था कि लोकायुक्त भ्रष्टाचार की तो जांच कर सकता है लेकिन कुप्रशासन की नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सच है कि लोकायुक्त है ना भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है। ठीक है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है उसकी जांच कर सकता है, लेकिन वो कोई कुप्रशासन मतलब वो सही ढंग से प्रशासन नहीं संभाल पा रहा है तो कुप्रशासन है उसकी जांच नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखनी है। वापस राइट रॉन्ग में पूछ सकते हैं कि लोकायुक्त भ्रष्टाचार की तो जांच कर सकता है लेकिन किसकी जांच नहीं कर सकता? कुप्रशासन है उसकी जांच नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एक लाइन और दी हुई थी कि लोकायुक्त की जो सिफारिशें होती है ना वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। तो लोकायुक्त है ना ऐसे सिफारिश से तो कर सकता है सरकार को कि ये चीज है, इस चीज के बारे में कह सकता है। ठीक है, बता सकता है, लेकिन वो सरकार के ऊपर दबाव नहीं है कि वो उसे मानेगी ही मानेगी, मतलब सरकार उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो लोकायुक्त की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम सिफारिश किसने की थी। तो राज्य के लेवल पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश सबसे पहले की थी भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1967-70। ठीक है, तो राज्य स्तर पर लोकायुक्त के नियुक्ति की सिफारिश सबसे पहले की थी भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में जो बना था उसने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल करता है, अभी हमने देखा ही था। ठीक है, तो राज्यपाल जो लोकायुक्त की नियुक्ति करता है ना वो लोकायुक्त की नियुक्ति करने से पहले कुछ लोगों से परामर्श लेता है। तो वो किन किन से परामर्श लेता है? ठीक है, तो वो हो गया राज्य के मुख्यमंत्री से। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष
और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इन तीनों से परामर्श के द्वारा ही राज्यपाल राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति कर सकता है। किन किन से परामर्श लेता है? ठीक है, तो वो देखते हैं हम। लेता है मुख्यमंत्री से, नेता प्रतिपक्ष से तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनसे परामर्श के द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नरपतमल लोढ़ा समिति जो कि 2014 में बनी थी, वो किससे संबंधित है? वो है लोकायुक्त से। ये वाला क्वेश्चन आपके RS 2023 में पूछा गया है कि नरपतमल लोढ़ा समिति बनी थी जो कि 2014 में बनी थी, वो किससे संबंधित है? वो है लोकायुक्त से संबंधित है। ठीक है, नरपतमल लोढ़ा हमारे राजस्थान के एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग, उसके बारे में पढ़ेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग, इसे राज्य चुनाव आयोग भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं SCC यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी जुलाई 1994 में। कब हुई थी? जुलाई 1994 में हुई थी राज्य चुनाव आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो जुलाई 1994 में हुई थी राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी वो आर्टिकल 243 के तहत हुई थी। ठीक है, तो राज्य चुनाव आयोग की स्थापना कौन से आर्टिकल के तहत हुई थी? वो हुई थी आर्टिकल 243 के। ठीक है, इसे इंग्लिश में तो बोलते हैं आर्टिकल 243 के, और जबकि हिंदी में इसे बोला जाता है आर्टिकल 243 ट। ठीक है, तो आर्टिकल 243 ट के तहत हुई थी। ठीक है, तो राज्य चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी, राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी जुलाई 1994 में हुई थी। ठीक है, आर्टिकल 243 के तहत हुई थी या आर्टिकल 243 ट के तहत हुई थी। ठीक है, तो राज्य चुनाव आयोग का मुख्यतः दो काम होते हैं। पहला तो क्या है? मतदाता सूची तैयार करना। पहला काम तो क्या है? मतदाता सूची को तैयार करना, और दूसरा है राज्य में चुनाव करवाना। ठीक है, तो राज्य चुनाव आयोग के मुख्यतः दो काम होते हैं। पहला है मतदाता सूची को तैयार करना और दूसरा है चुनाव को करवाना। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि राज्य चुनाव आयोग जो पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाता है ना, वो कौन से आर्टिकल के तहत करवाता है? वो है आर्टिकल 243 के तहत। ठीक है, तो राज्य चुनाव आयोग है वो पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाता है, वो है आर्टिकल 243 के तहत करवाता है। ठीक है, जबकि राज्य चुनाव आयोग शहरी निकाय में चुनाव करवाता है ना, तो वो करवाता है आर्टिकल 243 ZA के तहत। ठीक है, आर्टिकल 243 ZA के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो राज्य चुनाव आयोग है वो पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाता है, वो कौन से आर्टिकल के तहत? 243 के तहत। जबकि राज्य चुनाव आयोग है वो शहरी निकायों में चुनाव करवाता है, वो करवाता है आर्टिकल 243 ZA के तहत। आर्टिकल 243 ZA के तहत करवाता है शहरी निकायों में चुनाव। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि कौन सा ऐसा आयोग है जो कि एक सदस्यीय आयोग है। तो एक सदस्यीय आयोग है वो है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग क्या होता है? एक सदस्यीय आयोग होता है, इसमें एक ही सदस्य होता है। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो क्या कहलाता है? चुनाव आयुक्त कहलाता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो ही क्या कहलाता है? चुनाव आयुक्त कहलाता है। ठीक है, चुनाव आयुक्त के अलावा इसमें एक क्या होता है? सचिव भी होता है। ठीक है, जो कि राज्य का क्या होता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। ठीक है, तो राज्य चुनाव आयोग है उसमें क्या, उसका अध्यक्ष तो क्या कहलाता है? चुनाव आयुक्त कहलाता है। चुनाव आयुक्त के अलावा इसमें एक सचिव भी होता है जो कि क्या है? राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहलाता है। वो क्या होता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। वो एक गवर्नमेंट कर्मचारी होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, तो वर्तमान में राजस्थान के चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो है मधुकर गुप्ता। वर्तमान में राजस्थान के चुनाव आयुक्त है मधुकर गुप्ता। ठीक है, तो हम राज्य चुनाव आयोग का एक बार फास्ट रिवीजन देख लेते हैं। राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी जुलाई 1994 में हुई थी। इसकी स्थापना आर्टिकल 243 के तहत हुई थी। इसे हिंदी में बोला जाता है आर्टिकल 243 ट। राज्य चुनाव आयोग का कार्य क्या है? मतदाता सूची को तैयार करना तथा चुनाव करवाना। ठीक है, ये दो कार्य होते हैं राज्य चुनाव आयोग के। अब हम देखते हैं कि राज्य चुनाव आयोग पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाता है, वो है आर्टिकल 243 के तहत। जबकि राज्य चुनाव आयोग है वो शहरी निकायों में चुनाव करवाता है, वो है आर्टिकल 243 ZA के तहत। नेक्स्ट है कि कौन सा आयोग है वो कि एक सदस्यीय आयोग होता है, वो है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो क्या कहलाता है? चुनाव आयुक्त कहलाता है। चुनाव आयुक्त के अलावा इसमें एक सचिव भी होता है जो कि राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। वर्तमान में राजस्थान का चुनाव आयुक्त कौन है? वो है मधुकर गुप्ता।
राजस्थान राज्य सूचना आयोग, ठीक है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं RIC, राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ 18 अप्रैल 2006। कब हुआ? 18 अप्रैल 2006 को हुआ राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे MD कोरानी, ठीक है। तो राजस्थान के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे MD कोरानी। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वो है मोहन लाल लाठर। तो वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मोहन लाल लाठर। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग है, उसमें है ना, एक तो क्या होता है, मुख्य सूचना आयुक्त होता है, ठीक है। उसके अलावा अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है, मुख्य सूचना आयुक्त, उसके अलावा 10 अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं अधिकतम, ठीक है। लेकिन वर्तमान में राजस्थान में एक क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त है, और उसके अलावा 3 अन्य सूचना आयुक्त है, ठीक है। दो चीजें है, ये समझना थोड़ा कि है ना, एक तो दो चीजें है कि क्या है, एक तो क्या होता हो सकता है, मुख्य सूचना आयुक्त हो सकता है, ठीक है। और क्या है, 10 अधिकतम क्या हो सकते हैं, अन्य सूचना आयुक्त। ये तो क्या है, हो सकते हैं, अधिकतम इतने हो सकते हैं। और वर्तमान में कितने हैं, वो ये है, वर्तमान में राजस्थान में एक तो क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त है, और 3 अन्य सूचना आयुक्त है, ठीक है। वो तो कितने सकते हैं, एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त। लेकिन वर्तमान में राजस्थान में कितने हैं, एक मुख्य सूचना आयुक्त व 3 अन्य सूचना आयुक्त है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राज्यपाल। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। नेक्स्ट है कि मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति है ना, राज्यपाल वो किन की सलाह पर करता है? तो वो करता है मुख्यमंत्री, विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता, तीसरा है मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, ठीक है। एक तो मुख्यमंत्री, दूसरा विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता, और तीसरा मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री। इन तीनों की सलाह पर राजस्थान का मुख्यमंत्री किसकी नियुक्ति राजस्थान का राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? वो है मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, राज्य सूचना आयोग वो कैसा निकाय है? वो है सांविधिक तथा स्वायत्त शासी। राज्य सूचना आयोग कैसा निकाय है? वह सांविधिक, सांविधिक का मतलब लीगल, और तथा स्वायत्त शासी संस्थान है, ठीक है। राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है जयपुर में। राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय स्थित है जयपुर में, ठीक है। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा सूचना आयोग की एक पीठ या बेंच किस शहर में खोलना स्वीकृत किया गया है? ये क्वेश्चन RS 2023 में आया था। तो इसका मुख्यालय तो कहाँ है? जयपुर में, लेकिन इसकी एक बेंच जब भी खोलनी स्वीकृत की है, वो कहाँ की है? जोधपुर में, ठीक है। तो राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय, मेन मुख्यालय तो कहाँ है? जयपुर में है, ठीक है। और लेकिन उसकी एक बेंच कहाँ पे खोलनी स्वीकृत की है? वो की है जोधपुर में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राज्य सूचना आयोग की एक बेंच कहाँ पे खोली जा रही है? वो खोली जा रही है जोधपुर में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्तमान में राजस्थान में एक क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त है, उसके अलावा 3 क्या है, अन्य सूचना आयुक्त है।